Assalamu alaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए को स्टडी करेंगे। हम लोग इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर कोशिश करेंगे कि ठीक है कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें। स्टूडेंट्स हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है ना जो हम उसको देखेंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हम बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने ये देखनी है क्रोमोसोम्स क्या होती हैं। थ्रेड लाइक धागेनुमा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जो है वो हमें नज़र आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन करने के बाद इनको डिस्कवर कब किया था आपने ये जहन में रखना है। दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट जिसका नाम है वॉल्टर फ्लेमिंग। ठीक है, इन 1882 when he was observing the rapidly dividing cells of salamander larva। तो स्टूडेंट्स ये आपके एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाते हैं और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ क्या हैं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ये हैं कि आपसे क्रोमोसोम्स की तादाद पूछी जाती है कि किस जानदार के अंदर कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपकी आसानी के लिए इसको एक टेबल की शक्ल में लिख दिया है, आप लोग यहाँ से इसे कंसल्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए टेबल बना दी है, आप लोगों ने क्या करना है इस टेबल को याद कर लेना है। ठीक है, बल्कि इसी टेबल को अपनी बुक पे जो है या अपनी कॉपी पे बना के इसको आराम से इसी तरतीब के साथ आप याद करें। यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। पेनिसिलियम के अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, कुछ फर्न्स के अंदर 500 पेयर से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन बुक के अंदर लिखा हुआ है अब जो पेनिसिलियम है ना उसके अंदर 1 पेयर होता है क्रोमोसोम का। 1 पेयर का क्या मतलब है 2। कुछ फर्न्स के अंदर मोर देन 500 पेयर्स होते हैं। अब मॉस्किटो के अंदर 6 क्रोमोसोम्स होते हैं, शहद की मक्खी के अंदर 32 होते हैं, मकई के अंदर 20 होते हैं, शुगर कैन के अंदर 80 होते हैं, फ्रॉग के अंदर 26, माउस के अंदर 40 और ह्यूमन के अंदर 46। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे आपसे एमसीक्यूज़ हैं, ये पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छी तरह से याद रखना है। स्टूडेंट्स इसके बाद जो इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने ऊपर वाले पैराग्राफ से कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन, उसकी डिस्कवरी और क्रोमोसोम्स की तादाद है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स की ना डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर क्या होता है? ठीक है, अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स में 2 तरह की कंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक होती है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, एक होती है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है इसे सेंट्रोमेयर कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखें ना ये क्रोमोसोम है, इस तरह से ये क्रोमोसोम होता है, इसके 2 ये ठीक है इसकी 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं, तो वो पॉइंट जहाँ पर अटैच होती हैं इससे जो है वो सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर अब यहाँ पे देखें कंस्ट्रक्टेड रीजन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें ना क्रोमोसोम को इस तरह से आप साइड पे देखें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन होती है, इसी वजह से इसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और अगर इसके अलावा कहीं पर क्रोमोसोम रेफर्स करें कि यहाँ पर हुआ है, उसके बाद एक क्रोमोसोम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुआ है यहाँ पर, अब देखें इसमें 2 कंस्ट्रक्शन, एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होगी और एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगी। तो इस बुनियाद पर हम क्रोमोसोम्स को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है। स्टूडेंट्स वो कौन कौन से हिस्से हैं, ठीक है आप यहाँ से देखें, ये क्रोमोसोम्स के टाइप्स हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स को जो है वो टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इसकी डायग्राम में हम इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अगर सेंट्रोमेयर इन द एंड मौजूद होगा तो ये टीलोसेंट्रिक है, अगर एंड से थोड़ा सा ऊपर मौजूद होगा ये एक्रोसेंट्रिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर क्रोमोसोम्स दरमियान में मौजूद होगा ये मेटासेंट्रिक है, अगर दरमियान से थोड़ा सा दूर मौजूद होगा तो ये सब मेटासेंट्रिक है। मैं आपको इसकी डेफिनेशंस भी दिखाता हूँ, आपने इसकी डेफिनेशंस को अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको टेलोसेंट्रिक की डेफिनेशन नजर आ रही है। These are the chromosomes which have centromere at one end. The arms are located on one side only. ठीक है, ये स्टूडेंट्स ये क्या है, ये टीलोसेंट्रिक है, आपने इसको जहन में रखना है। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे इसमें क्या होता है जो सेंट्रोमेयर है वो एंड के बहुत क्लोज मौजूद होता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो है ये आई शेप होते हैं। ठीक है, किस शेप में होते हैं, आई शेप में होती है, आपने ध्यान रखना है। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है स्टूडेंट्स, दे हैव सेंट्रोमेयर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सेंटर। इसमें सेंटर से थोड़ा सा पीछे जो है वो सेंट्रोमेयर मौजूद होता है। अब जिसकी आर्म्स है ना दोनों साइड्स की वो अनइक्वल होती हैं, इसकी जे शेप होती है, आपने इसको जहन में रखना है। स्टूडेंट्स ये आपके बुक में इसकी डेफिनेशंस नहीं लिखी हुई, लेकिन आप लोगों ने इनको जहन में रखना है, इनकी डेफिनेशंस का आपको वैसे पता होना चाहिए। मेटासेंट्रिक क्या होता है, जिसमें सेंट्रोमेयर दरमियान में मौजूद होते हैं और ये वी शेप बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल क्रोमोसोम्स की 3 शेप हैं, एक आपको ये वी शेप मिल रही है, यहाँ पे आपको जे शेप मिल रही है और यहाँ पे आपको आई शेप मिल रही है। तो आपको पता होना चाहिए आई शेप जो है वो एक्रोसेंट्रिक के अंदर होती है, जे शेप सब मेटासेंट्रिक के अंदर होती है और वी शेप जो है वो मेटासेंट्रिक के अंदर होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे कोड डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ से द पर्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम्स दैट एन इंडिविजुअल पोसेसेस कॉल्ड कैरियोटाइप।
ठीक है। कैरियोटाइप शो मार्क्ड डिफरेंसेस अमंग स्पीशीज एंड समटाइम्स इवन अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। एक जानदार के अंदर जो क्रोमोसोम्स की खास तरतीब है इसे कैरियोटाइप कहते हैं। जो कैरियोटाइप है ये क्या करती है, स्पीशीज़ के दरमियान और इनफैक्ट एक ही स्पीशीज़ के मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान जो है वाज़ेह फ़र्क जो है वो पैदा करती है। तो स्टूडेंट्स ये आसान सी बात है, आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। आप लोगों ने यहाँ से इनकी डायग्राम्स जो है वो लाजमी बनानी है, टेलोसेंट्रिक की, मेटासेंट्रिक की, सब मेटासेंट्रिक की और मेटासेंट्रिक की। मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों ने इन डायग्राम्स को अच्छी तरह से बनाना है। और आई, जे और वी शेप के बारे में स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद इसमें आपने क्या करना है, इसमें से कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो आप लोगों ने करने हैं। जो ज़्यादातर जो क्रोमोसोम्स हैं ना 40% डीएनए से और 60% प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप लोगों के एमसीक्यूज़ हैं, आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स वो आपको एक एग्जांपल देता है कि कितनी एक जो ह्यूमन क्रोमोसोम है ना उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसकी अंदर जो डीएनए मौजूद है उसकी क्या लेंथ है, कितनी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन मौजूद है। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि जो आम ह्यूमन क्रोमोसोम है ना उसके अंदर 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। आपको पता है कि जो क्रोमोसोम है डीएनए से मिलकर बना है और डीएनए आगे किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, ठीक है। तो 140 के करीब 140 मिलियन के करीब न्यूक्लियोटाइड्स हैं। आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अब वो कहते हैं क्रोमोसोम के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कितनी होती है, 280 प्रिंटेड बुक्स। वो कहता है अगर आप क्या करें 280 किताबें छपवा लें और हर किताब में 1000 सफ़े हों और हर सफ़े के ऊपर 500 लफ्ज़ हों, तो इतनी मालूमात एक क्रोमोसोम के अंदर होती है। मतलब एक क्रोमोसोम के अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन होगी, 280 प्रिंटेड बुक्स हों, 280, हर किताब के अंदर 100 सफ़े और हर सफ़े पे 500 लफ्ज़ हों, ठीक है। जितनी इन्फॉर्मेशन उस किताब के अंदर मौजूद होगी इतनी एक क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होती है। और आपको पता है कि एक ह्यूमन सेल है उसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियस है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स आगे देखें एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि वो कहता है कि अगर हम डीएनए को जो है सिंगल क्रोमोसोम है ना जो, अगर हम उसको जो है वो स्ट्रेट करें तो उसकी लेंथ कितनी बनती है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग बनती है, ठीक है। आप लोगों ने इसको एमसीक्यू के तौर पर जहन में रखना है, ठीक है। कितनी लेंथ बनती है स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर जो है ना वो ठीक है ठीक ठाक लेंथ होती है, हम उसको आम आँख से देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर को, लेकिन उसको इतनी अच्छी तरह से फोल्ड किया गया होता है कि उसको एक सेल जिसको हम आम आँख से नहीं देख सकते उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस और उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं इस तरह के, ठीक है। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हाई फोल्डिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पर न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन, न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन आपने यहाँ से करनी है, ठीक है। एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड्स द डीएनए डुप्लेक्स इज कॉइल्ड अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स नोन एज न्यूक्लियोसोम। तो स्टूडेंट्स आप लोग न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन यहाँ से करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स सुपर कॉइल्स की डेफिनेशन है, आप लोगों ने यहाँ से देखनी है। फर्दर कॉइलिंग अकर्स व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम्स रैप्स अप इनटू हायर ऑर्डर कॉइल्स कॉल्ड सुपर कॉइल्स, ठीक है। ये आप लोगों को वैसे जनरल एमसीक्यू के हवाले से पता होना चाहिए न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट करिए प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, जब इसके जिस तरह से डीएनए लिपटा हुआ है इसे न्यूक्लियोसोम कहेंगे। और जब ये जो न्यूक्लियोसोम्स है ना ये फर्दर रैप कर जाएंगे तो स्टूडेंट्स इनको हम क्या कहेंगे, सुपर कॉइल्स कहेंगे। आपके बुक में दिखाया भी हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जिसकी डीएनए रैप हुआ ये क्या है, न्यूक्लियोसोम है। आप लोगों को यहाँ पे नज़र भी आ रहा है ये न्यूक्लियोसोम है। और स्टूडेंट्स जब ये न्यूक्लियोसोम जो हैं ये फर्दर रैप कर गए हैं तो इसे हम सुपर कॉइल कह रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है उसके डायग्राम को भी साथ बना सकते हैं, इसके डायग्राम ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन्स बनाकर और उसके ऊपर डीएनए को क्या कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं। और इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से बनाकर आप सुपर कॉइल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हेट्रोक्रोमाटिन और यूक्रोमाटिन में क्या फ़र्क होता है। तो स्टूडेंट्स इस शॉर्ट क्वेश्चन को आप लिखेंगे कैसे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स आप लोगों को बोर्ड में फ़र्क नज़र आ रहा होगा, हेट्रोक्रोमाटिन और यूक्रोमाटिन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये फ़र्क देख लेना है। ये पोर्शन ऑफ क्रोमाटिन दैट रिमेन हाईली कंडेंस्ड आर कॉल्ड हेट्रोक्रोमाटिन। सम ऑफ दिस पोर्शंस रिमेन परमानेंटली कंडेंस्ड सो दैट देयर डीएनए इज नेवर एक्सचेंज्ड को दरमियान में लाइन लगा के इस तरह से हेट्रोक्रोमाटिन यूक्रोमाटिन एक साइड पे इसकी डेफिनेशन एक साइड पे इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से फ़र्क बना के लिख सकते हैं। द पार्ट ऑफ द क्रोमाटिन विच इज कंडेंस्ड ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कॉल्ड यूक्रोमाटिन। एट ऑल अदर टाइम यूक्रोमाटिन जो है वो ओपन कन्फिग्रेशन के अंदर पड़ा होता है और इसकी जीन्स जो है वो एक्सप्रेस होती हैं। देखिए अब आपका एक फ़र्क ये बन गया और दूसरा फ़र्क ये बन गया इसकी जीन्स जो है एक्सप्रेस होती हैं, जबकि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसकी जो जीन्स है वो एक्सप्रेस नहीं होती, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों को एक अच्छा सा फ़र्क बन जाएगा, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से जहन में रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में आपने कुछ एमसीक्यू जहन में रखने हैं। सेंट्रल रोल है ना जो क्रोमोसोम्स का विरासत में क्या रोल है, इसको सबसे पहले 1900 में एक जर्मन जेनेटिसिस्ट थे कार्ल कॉरेंस, ठीक है, इन्होंने बताया था। स्टूडेंट्स ये आप लोगों का एक एमसीक्यू आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है इसको सबसे पहले किसने पेश किया कि अमेरिकन वॉल्टर स्यूटन थे 1902 के अंदर। स्टूडेंट्स ये आप लोगों का सेकंड एमसीक्यू, आप लोगों ने इसको निशान लगा लेना है, ठीक है। स्टूडेंट्स उसके बाद नीचे से आप लोगों ने कुछ नहीं करना, 2 पैराग्राफ्स में से। स्टूडेंट्स उसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है थॉमस एंड मॉर्गन का, आपको पता होना चाहिए 1910 के अंदर थॉमस एंड मॉर्गन ने क्या किया था,
एक फ्रूट फ्लाई जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। क्या नाम है स्टूडेंट्स? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इसके अंदर उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके क्या एक्सपेरिमेंट्स थे इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 22 के अंदर। चैप्टर नंबर 22 के अंदर इसके एक्सपेरिमेंट्स को बहुत डिटेल से डिस्कस किया गया। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है चैप्टर नंबर 22 का मैंने पेज ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला है। अब स्टूडेंट्स आसान जुबान में अगर हम इस डेफिनेशन को समझना चाहें, इसके एक्सपेरिमेंट को समझना चाहें, तो आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जो फ्रूट फ्लाई है ना, क्या है फ्रूट फ्लाई स्टूडेंट्स। इस फ्रूट फ्लाई के अंदर जो आई का कलर है ये दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है रेड, ये डोमिनेंट होता है, और एक कलर होता है वाइट, वो रिसेसिव है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो रेड कलर है ना, ये एक जीन डिटरमिन करती है, इसे कहते हैं डब्ल्यू, ठीक है। क्या कहते हैं? ये आई कलर की जीन रिप्रेजेंट करती है, इसे कहते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू की दो शक्लें हैं, एक को कहते हैं डब्ल्यू पॉजिटिव और एक है सिंपल डब्ल्यू। अब जो डब्ल्यू पॉजिटिव है ना, ये आई का कलर रेड बनाती है, और जो सिंपल डब्ल्यू है ये आई का कलर क्या बनाती है? वाइट बनाती है। स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है, ये रेड बनाती है और ये क्या बनाती है? वाइट बनाती है। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये डोमिनेंट है, और दूसरी क्या है स्टूडेंट्स? ये क्या है? ये रिसेसिव है। आपने इसको जहन में रखना है, ये क्या है? रिसेसिव है, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपने एक और चीज़ जो जहन में रखनी है, जो जीन है ना, ये जिस क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होता है उसे कहते हैं एक्स क्रोमोसोम। आपको पता है दो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन मौजूद होती है। अब आपको पता है कि जो फीमेल्स हैं उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर एक्स एक्स मौजूद होता है, मतलब फीमेल्स के अंदर दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर ये जीन मौजूद होगा। जबकि मेल के अंदर क्या होता है? मेल के अंदर जो पेयर होता है वो एक्स और वाई का होता है, एक एक्स होता है दूसरा वाई, मतलब वाई के ऊपर ये मौजूद नहीं होता, सिर्फ एक्स के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। आपने इसको जहन में रखना है। अब स्टूडेंट्स इसने क्या किया, इसने एक ऐसा आम तौर पर जो ज़्यादातर फ्रूट फ्लाइज के अंदर जो आई का कलर होता है वो रेड होता है। अब इसने क्या किया, इसके एक फेलो ने एक म्यूटेंट फ्लाई को ऑब्जर्व किया जिसका आई का कलर क्या था? वाइट था। अब उन्होंने देखा कि इसका आई का कलर वाइट क्यों है, और क्यों है, इस बिना पर स्टूडेंट्स उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। इन एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 22 के अंदर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आप लोग इसको रीड करेंगे तो आप लोगों को जो है वो चीज़ें समझ में आती जाएंगी कि उन्होंने किस किस तरह से इनके एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्रॉस करवाया, ठीक है, जो रेड आइड फीमेल थे उनका वाइट आई मेल के साथ उन्होंने क्रॉस करवाया, तो क्या रिजल्ट्स आए। और स्टूडेंट्स उसके बाद यहाँ पे उन्होंने फर्दर दो एक्सपेरिमेंट्स और किए थे। मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसको चैप्टर 22 के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। आप लोगों ने इसको जहन में रखना है, ठीक है, कि थॉमस एंड मॉर्गन ने क्या किया था। मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। थॉमस एंड मॉर्गन ने स्टूडेंट्स एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें फ्रूट फ्लाई को लिया गया था, फ्रूट फ्लाई के आई के कलर को ऑब्जर्व किया गया था। अब आई के दो कलर से, एक था रेड और दूसरा था वाइट। अब इसको कंट्रोल करती है एक जीन डब्ल्यू। अब डब्ल्यू की दो शक्लें, कि डब्ल्यू पॉजिटिव और एक है स्टूडेंट्स डब्ल्यू, ठीक है, सिंपल डब्ल्यू। और डब्ल्यू पॉजिटिव जो है ये रेड कलर बनाती है आई का, और ये क्या बनाती है? वाइट कलर बनाती है। डब्ल्यू पॉजिटिव है, जो रेड कलर वाली है, ये डोमिनेंट है, और स्मॉल का ये क्या है? ये स्टूडेंट्स रिसेसिव है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होती है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होती है। तो एक ऐसी खसूसियत है जो कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होती है, इसे कहते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेट। क्या कहते हैं? सेक्स लिंक्ड ट्रेट। चूँकि ये एक सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, इसी वजह से जो आई का कलर है फ्रूट फ्लाई के अंदर, ये भी क्या है? ये सेक्स लिंक्ड है। थॉमस एंड मॉर्गन ने इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो स्टूडेंट्स उनके आपके बुक में इसके एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस किया गया। आप लोगों ने इसको एज इट इज़ जो है ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि एक लेंथी चीज़ है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको अगर आप रीड करना चाहें तो यही बात लिखी हुई है, ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हैं। मेरा लगा आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे एमसी को ज़हन रखना है कि थॉमस एंड मॉर्गन ने 1910 में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर एक्सपेरिमेंट्स किए। तो वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, ठीक है, वो स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं अगर आप लोग पढ़ना चाहें। इससे शॉर्ट क्वेश्चन में चीज़ें पूछी नहीं जाती। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि सेक्स लिंक्ड क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो जीन है ना, मैं आपको यहाँ पे बता देता, जीन काजिंग द वाइट आई ट्रेट इन ड्रोसोफिला रिसाइड्स ओनली ऑन एक्स क्रोमोसोम। वो सिर्फ और सिर्फ किस पे मौजूद होती है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होती है, ये वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद नहीं होती। एक ऐसी ट्रेट जिसको एक जीन डिटरमिन करे जो कि एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद है, इसे हम सेक्स लिंक्ड कहते हैं। स्टूडेंट्स आपने यहाँ तक इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आप लोगों से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। आप लोगों ने ऊपर से उसकी डिस्कवरी और यहाँ से इस लाइन को ध्यान में रखना है। बाकी आप लोग इसको रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो आप लोगों का इसमें और एज इट इज़ जो है वो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल है। अब डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल के अंदर स्टूडेंट्स क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसको आपकी बुक में दिया गया है। अब उस एक्सपेरिमेंट में से जाहिर सी बात है, ठीक है, इसके आपको लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पहले लॉन्ग क्वेश्चन आता था। अब इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो वो कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है हम इनको देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो है एस फॉर्म और आर फॉर्म में क्या फ़र्क है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एस फॉर्म एंड आर फॉर्म। स्टूडेंट्स एक ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस को बता दूं कि आपने लिखना क्या है। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले ना एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमें चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाए, ठीक है। आप अपनी एमसीक्यू के तौर पर ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट एविडेंस है ना हेरिडिटरी नेचर ऑफ डीएनए का, वो प्रोवाइड किया था एक ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, ठीक है।
आपने इसको एमसीक्यू के तौर पर जहन में रखना। स्टूडेंट्स इसमें साइंटिस्ट के नेम है, किस साइंसदान ने क्या काम किया था, आप लोग चाहे इसको एक बुक का एक पेज लेकर ना सारे साइंटिस्ट के नाम, चैप्टर जहाँ से शुरू हो रहा है साइंटिस्ट के नाम, उनके आगे कंट्रीब्यूशन लिखते चले जाएं, क्योंकि आगे भी कई सारे साइंटिस्ट के नेम आएंगे, तो आप लोगों ने इन्हें अच्छी तरह से तैयार करना है। तो सबसे पहले जो है डीएनए की हेरिडिटरी नेचर का जो एविडेंस है ये फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने दिया था, आपने इसको एमसीक्यू के तौर पर जहन में रखना। स्टूडेंट्स इसके हम एक्सपेरिमेंट को देखें ना, तो आप हम इसके डायग्राम की मदद से सिंपल इसके एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करें, हम शॉर्ट क्वेश्चन करें, तो आप लोग इसको रीड अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब ये एक बैक्टीरिया है, इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe, ठीक है। क्या नाम है स्टूडेंट्स? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe। ये इंसानों के अंदर नमूनिया कॉज करता है। अब स्टूडेंट्स ये जो आपको पता है कि बैक्टीरिया है ना, उसके बाहर एक कोट होता है, ये ठीक है, प्रोटीन ये बना हुआ एक कोट होता है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड का कोट है इसके बाहर। किसका बना हुआ है? पॉलीसेकेराइड का कोट बना हुआ है। अब स्टूडेंट्स इसने क्या किया, इसने ये ये कोट है ना बैक्टीरिया, इसके बाहर पॉलीसेकेराइड का कोट मौजूद है। इस कोट के साथ जब इसने इस बैक्टीरिया को चूहे के अंदर डाला तो चूहे की क्या हो गई? डेथ हो गई। स्टूडेंट्स उसके बाद उसने क्या किया, उसने बैक्टीरिया का कोट उतार दिया। अब देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया के ऊपर ये जो कोट था ना, ये नहीं है, जो पॉलीसेकेराइड का कोट था वो नहीं है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये क्या है? ये नॉन पैथोजेनिक हो गया, मतलब जब उसके ऊपर कोट नहीं ना है, ठीक है, तो वो क्या है? वो नॉन पैथोजेनिक है, वो बीमारी नहीं फैला सकता, ठीक है। स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो कोट है ना बैक्टीरिया को हिफाजत फराहम करते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाता है, किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर जाता है, तो कोट जो है, ये जो उसके बाहर कोट होता है ना, ये हमारी जो इम्यूनिटी है वो उसको इस पर अटैक नहीं करने देता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब ये कोट उतर गया तो अब ये जो बड़े आराम से इस पर हम अटैक कर सकते हैं और इसको किल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट जब इसके अंदर गया, चूहे के अंदर गया ये बैक्टीरिया, तो इसकी इम्यूनिटी ने इसके खिलाफ जो है, ठीक है, रेजिस्टेंस शो की। अब की बात चूहे की डेथ नहीं हुई बल्कि वो जिंदा रहा। अब उसने सोचा कि ये जो कोट है ना इसके बाहर, हो सकता है कि ये कोट बीमारी फैलाता है। तो स्टूडेंट्स उसने क्या किया, उसने इन बैक्टीरिया को क्या किया, हीट करके इसने बैक्टीरिया को किल कर दिया। किल करके उसने सिर्फ ये देखना चाहा कि जो बैक्टीरिया है ना इसका कोट क्या काम करता है, ठीक है। बैक्टीरिया तो मर गया अंदर वाला, उसके जो चीज़ें थी वो तो सारी ख़राब हो गई, अब सिर्फ बाहर वाला कोट सही है। अब स्टूडेंट जब इसने चूहे के अंदर इसको डाला तो अब चूहा जो था वो अब की बार क्या रहा? जिंदा रहा। अब इससे उससे ये पता चला कि जो पॉलीसेकेराइड का कोट है ना, ये जो है ये बीमारी नहीं फैलाता, ठीक है, पॉलीसेकेराइड का कोट बीमारी नहीं फैलाता। तो आपने इसको जहन में रखना है। उसके बाद चौथे स्टेप पे उसने क्या किया, चौथे स्टेप में उसने यहाँ पर ये जो डेड बैक्टीरिया थे ना, डेड बैक्टीरिया का पॉलीसेकेराइड कोट, और ये जो स्टूडेंट्स उसने यहाँ पे जो बगैर कोट वाले, ठीक है, बगैर कोट वाले जो बैक्टीरिया थे, देखिए यहाँ पर दोनों ये बगैर कोट वाले बैक्टीरिया हैं, और ये क्या हैं? जो हीट की मदद से इसने किल किए हुए थे बैक्टीरिया, ठीक है। इन दोनों को जब उसने चूहे के अंदर डाला तो यहाँ पर उसकी डेथ हो गई। स्टूडेंट देखें, जब हमने इसको अकेला डाला तो भी चूहे की डेथ नहीं हुई, जब हमने इसको अकेला डाला तो भी चूहे की डेथ नहीं हुई, लेकिन जब दोनों को मिलाकर डाला तो चूहे की डेथ कैसे हो गई? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट मिला ट्रांसफॉर्मेशन का। किसका कॉन्सेप्ट मिला स्टूडेंट्स? ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? ट्रांसफर है जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में जेनेटिक मेकअप ट्रांसफर हो जाता है। वो कैसे स्टूडेंट्स? इसके अंदर जो सेल्स है ना, उनके पास ये जो कोड बनाने की इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर हो गई इन सेल्स के पास, और इन्होंने अपने बाहर एक कोड बनाया। फिर जब कोड बन गया तो उन बैक्टीरिया ने इसके अंदर बीमारी फैलाई और चूहे की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो स्टूडेंट्स ये इसका एक्सपेरिमेंट था। आप लोग इसको रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, ठीक है, आसान से इसका एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों ने इसको जहन में रखना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक्सपेरिमेंट बता दिया है। अब स्टूडेंट्स एस फॉर्म और आर फॉर्म में क्या फ़र्क है इसको आप लोग जहन में रखें, मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स ये आप लोगों के सामने एस टाइप बैक्टीरिया, आर टाइप बैक्टीरिया का फ़र्क है, आप लोग इसको क्या कर लें, नोट डाउन कर लें, आप लोगों ने यही फ़र्क लिखने हैं। दिस बैक्टीरिया जो है हैज़ अ कैप्सूल ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, इनके बाहर जो है वो पॉलीसेकेराइड के कैप्सूल होते हैं फ्रॉम स्मूथ कॉलोनीज। ये क्या बनाते हैं? स्मूथ कॉलोनीज बनाते हैं। कल्चर डिश का मतलब है वो प्लेट जहाँ पर इन्हें ग्रो करवाया जा रहा है, ठीक है। एक फ़र्क ये हो गया, और दूसरा है दे आर विरुलेंट, ये पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। जबकि आर टाइप बैक्टीरिया क्या है? दिस बैक्टीरिया हैड लॉस्ट द जीन फॉर कैप्सूल, ठीक है, इनके बाहर कैप्सूल मौजूद नहीं होता, उनके पास वो जीन भी मौजूद नहीं होती, ठीक है। कैसे खत्म हो जाती है? म्यूटेशन कहते हैं डीएनए में चेंज आने का, और जीन क्या है? पार्ट ऑफ डीएनए है ना, तो इनमें वो जीन जो इनके अंदर कैप्सूल बनाती है उसके अंदर हम म्यूटेशन ले आते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर कैप्सूल भी नहीं बनता। जब कैप्सूल नहीं बनता तो ये रफ कॉलोनीज बनाती हैं, ठीक है। एक फ़र्क ये हो गया स्टूडेंट्स, और दूसरा फ़र्क है दे आर नॉन विरुलेंट। ये क्या होते हैं? नॉन विरुलेंट होते हैं, मतलब विरुलेंट का मतलब है बीमारी फैलाने की सलाहियत रखना, ये बीमारी फैला सकते हैं जबकि ये बीमारी नहीं फैला सकते। तो एस टाइप बैक्टीरिया और आर टाइप बैक्टीरिया में क्या फ़र्क होता है आप लोगों ने इसको जहन में रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन भी आप लोगों ने समझ ली होगी। तो स्टूडेंट्स आए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट पेज करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो कहता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हुई एक जानदार से दूसरे जानदार तक, अब स्टूडेंट्स वो कौन सी चीज़ है जो उस इन्फॉर्मेशन को लेकर गई है, ये अभी तक नहीं पता थी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स वो कहते थे एजेंट जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग का जो जिम्मेदार है जो स्ट्रेप्टोकोकस में, वो अनडिस्कवर्ड था 1944 तक। लेकिन 1944 में क्या हुआ, दो साइंटिस्ट, हमारे पास कुछ साइंटिस्ट आए, ऑसवर्ल्ड एवरी, कोलिन मैकलियॉर्ड एंड मैकलाइन मैकार्टे, आप लोगों ने इनके नाम जहन में रखने हैं, ठीक है। इन्होंने उन्हें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से रेफर किया, आप लोग यहाँ तक आपने जहन में रखना है।
अब स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया, जो एवरीथिंग इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1952 के अंदर, और उसका एविडेंस प्रोवाइड किया कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो स्टूडेंट्स इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, हम लोग यहाँ से डायग्राम की मदद से इसको देख लेते हैं, इससे आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स देखें इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का इस्तेमाल किया। इन्होंने दो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स लिए, एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप था सल्फर वाला और एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप था फास्फोरस वाला। अब स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेडियो, अब आप देखें एक बैक्टीरिया, एक जो क्या है, एक बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वो वायरस जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करता है। अब स्टूडेंट्स बैक्टीरियोफेज है ना, जो वायरस है, उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स उसके बाहर एक प्रोटीन होती है और उसके अंदर जो है वो डीएनए होता है। अब स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैक्टीरियोफेज तैयार किए। एक बैक्टीरियोफेज ऐसा था जिसका जो बाहर वाला प्रोटीन का कोट था ना, उसके अंदर जो था, अब आपको पता है प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, अमाइनो एसिड में सल्फर मौजूद होता है। तो जिस अमाइनो एसिड में सल्फर मौजूद था ना, वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप था जिसे S35 कहते हैं। ठीक है, S35 ये एक हैवी एलिमेंट है सल्फर का, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है सल्फर का, और इससे उन्होंने प्रोटीन कोड बनाया था एक बैक्टीरियोफेज का। और दूसरे में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ठीक है फास्फोरस, आपको पता है कि ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जिस तरह से इसमें फास्फेट ग्रुप मौजूद होता है, इसी तरह GTP गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी तरह जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं इनके अंदर जो फास्फेट ग्रुप मौजूद होता है। और ये जो फास्फेट ग्रुप है ना, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आम फास्फेट नहीं बल्कि एक रेडियो एक्टिव हैवी आइसोटोप इस्तेमाल किया और इसकी मदद से इसका DNA बनाया। अब स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया, ये जब इस बैक्टीरिया ने इसको इन्फेक्ट किया, इस बैक्टीरिया ने इसको इन्फेक्ट किया, जैसे ही बैक्टीरिया के ऊपर आके बैक्टीरियोफेज बैठा है तो इन्होंने एजिटेट करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने हिलना स्टार्ट कर दिया, ताकि ये जो बैक्टीरियोफेज है ना उसको अपने जिस्म से हटा दें, अपनी बॉडी से हटा दें। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने DNA को इनके अंदर फेंक दिया, और ये जो बाहर वाला प्रोटीन का कोड था ना स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, ये अलग हो गया, ये क्या हो गया, अलग हो गया। अब स्टूडेंट्स इन्होंने, और हुआ ये है कि वो जो प्रोटीन के कोड्स थे वो अलग हो गए, लेकिन उनका DNA जो है वो सेल के अंदर चला गया है। अब स्टूडेंट्स वो जो प्रोटीन्स थे जिनके पास हैवी आइसोटोप था, ठीक है, सल्फर वाला, वो अलग हो गए हैं। अब वो स्टूडेंट्स वो जो प्रोटीन है ना, वो बैक्टीरिया में नहीं बल्कि उस कल्चर के अंदर पाए जाएंगे जिसके अंदर उन्हें ग्रो करवाया है, जबकि जो हैवी DNA वाला था ना, जो हैवी DNA था, वो उस बैक्टीरिया के अंदर पाया जाएगा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपने बाकी एक्सपेरिमेंट नहीं करना, सिर्फ आपने यहाँ से करना है कि जो हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन है ना, जो हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन है जो कि इंजेक्ट हुई थी बैक्टीरिया के अंदर, डेट स्पेसिफाइड द न्यू जनरेशन ऑफ वायरसेस वाज DNA एंड नॉट प्रोटीन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये एक्सपेरिमेंट था, मैंने आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा, आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आसान एक्सपेरिमेंट है, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। उन्होंने एक बैक्टीरियोफेज तैयार किया, ठीक है, जिसके प्रोटीन कोड जो था उसके अंदर हैवी आइसोटोप था सल्फर का, और इन्होंने एक बैक्टीरियोफेज तैयार किया जिसका DNA हैवी आइसोटोप के साथ था। अब इसको भी अलाउ किया कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, इसको भी अलाउ किया कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। जैसे ही बैक्टीरिया के ऊपर आके बैठे, बैक्टीरिया ने एजिटेट करना स्टार्ट किया, हिलना स्टार्ट किया, तो उससे प्रोटीन कोड्स अलग हो गए। तो उसमें जो प्रोटीन कोड्स अलग हो गए, इन्होंने देखा कि जो हैवी सल्फर है ना, जो हैवी सल्फर है, ठीक है, वो तो ग्रोथ मीडियम के अंदर, वो मीडियम के अंदर पाया गया, ना कि बैक्टीरिया के अंदर स्टूडेंट्स। लेकिन जो यहाँ पर जो फास्फोरस है वो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर पाया गया। तो इन्होंने ये देखा कि एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो ट्रांसफर होती है, जो चीज़ ट्रांसफर होती है, वो DNA है, ना कि प्रोटीन है, प्रोटीन्स बाहर रह जाती हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने इसमें से जहन में रखनी है, चाहिए लाइन आपने करनी है, और ऊपर वाली जो है साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन और सन आपने जहन में रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल नेचर ऑफ DNA। केमिकल नेचर ऑफ DNA में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड का कॉन्सेप्ट है। एक जर्मन केमिस्ट थे फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने सबसे पहले DNA को डिस्कवर किया 1869 में। स्टूडेंट्स ये एक MCQ आपने इसको जहन में रखना है। ठीक है, और मेंडल के 4 साल बाद इन्होंने डिस्कवर किया। स्टूडेंट्स मिशर ने क्या किया, मिशर ने एक वाइट सब्सटेंस निकाला फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ ह्यूमन सेल्स एंड फिश स्पर्म। अब स्टूडेंट ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है कि उसने जो था वाइट सब्सटेंस कहाँ से निकाला था, ह्यूमन सेल्स के न्यूक्लियाई से और फिश स्पर्म से। उसने उस सब्सटेंस को न्यूक्लियन का नाम दिया क्योंकि उसे न्यूक्लियस से निकाला गया था, और चूंकि जो न्यूक्लियन था वो एसिडिक था, इसी वजह से इसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको जहन में रखना है कि न्यूक्लिक एसिड से क्यों कहा जाता है। तो आप लोग जब इसको याद कर लेंगे तो आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन आपसे आता है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ DNA। तो स्टूडेंट्स 1920 के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर था ना न्यूक्लिक एसिड्स का, उसको डिटरमिन किया था एक बायोकेमिस्ट ने जिसका नाम है P.A. लेविन। ठीक है, इन्होंने कहा था कि DNA इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। बात आप लोगों ने पहले भी कई मरतबा पढ़ी है, एक फास्फेट ग्रुप, एक 5 कार्बन शुगर है, और एक है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। अभी दो तरह की होती हैं सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस जिन्हें पायरिमिडीन्स कहते हैं, होती हैं डबल रिंग जिन्हें प्यूरिन्स कहते हैं। प्यूरिन्स दो हैं, एक एडेनिन और एक गवानिन। पायरिमिडीन 3 है, थायामिन, साइटोसिन और यूरासिल। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि DNA और RNA में क्या फ़र्क होता है। जो DNA है इसके अंदर जो है वो कौन कौन सी 4 बेसिस होती हैं, इसके अंदर एडेनिन मौजूद होती है, गवानोसिन होती है, साइटोसिन और साथ थायामिन होती है। जबकि स्टूडेंट्स RNA के अंदर क्या होता है, RNA के अंदर जो है एडेनिन होती है, गवानिन होती है, साइटोसिन होती है, थायामिन नहीं होती। थायामिन की जगह पे क्या होता है, यूरासिल मौजूद होता है, आपने इसको जहन में रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये DNA और RNA में आपको फ़र्क भी पता चल गया। और स्टूडेंट्स ये जो तीनों चीज़ें मिलकर ये क्या बनाती है स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियोटाइड्स बनाती हैं, आपने इसको जहन में रखना है। क्या बनाती हैं स्टूडेंट्स,
टाइड बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है पेपर में आने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है। तो आपने फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक करनी है। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, एक जो न्यूक्लियोटाइड है ना उसके फास्फेट ग्रुप के साथ जो है वो रिएक्शन होता है दूसरे के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, और इसके नतीजे में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है दोनों ग्रुप्स के दरमियान। इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि जो फास्फेट ग्रुप है वो दो शुगर्स के दरमियान एक इस पेयर ऑफ ईस्टर्स की वजह से लिंक हो गया है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग जो है उसको डायग्राम की मदद से देखेंगे तो आप लोगों को उसकी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। हम नेक्स्ट पेज पे फास्फोडाइस्टर के डायग्राम देखते हैं। इससे पहले हम एक और शॉर्ट क्वेश्चन पे निशान लगा लेते हैं कि एरविन चारगेफ की क्या कंट्रीब्यूशन है। स्टूडेंट्स एरविन चारगेफ कहते हैं कि जो एडेनिन है ये हमेशा थायमिन के साथ मिलेगा और गवानिन हमेशा साइटोसिन के साथ मिलेगा। जितनी अमाउंट एक सेल के अंदर एडेनिन की होगी उतनी ही थायमिन की होगी, जितनी गवानिन की होगी उतनी ही साइटोसिन की होगी। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। आपको पता है कि एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जबकि गवानिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये भी आप लोगों के एमसीक्यूज हैं, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो एरविन चारगेफ की कंट्रीब्यूशन को अपडेट करेंगे तो आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे फास्फोडाइस्टर की डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे एक सेल था, इसका एक फास्फेट ग्रुप था, ये वाला इसका फास्फेट ग्रुप था और इसका जो था वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। इसके फास्फेट और इसके हाइड्रोक्सिल के दरमियान जब रिएक्शन हुआ तो स्टूडेंट्स रिएक्शन के नतीजे में क्या बना, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना। क्या बना स्टूडेंट्स? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना। और ये जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है इसमें जो फास्फोरस है, देखिए यहाँ पर ईस्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक तरफ कार्बन होता है, दरमियान में ऑक्सीजन होता है, दूसरी तरफ भी कार्बन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कार्बन है, एक तरफ ऑक्सीजन और दरमियान में कोई और ग्रुप है। ठीक है, तो कोई और ग्रुप भी हो तो फर्ज करें यहाँ पे फास्फोरस है तो भी ये ईस्टर ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ईस्टर ये है स्टूडेंट्स और एक ईस्टर जो है वो ये है। तो यहाँ पे एक फास्फो, ठीक है, दो ईस्टर्स के जरिए आपस में जुड़ा हुआ है फास्फेट ग्रुप, इसी वजह से इसे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो स्टूडेंट जब आप फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ड्रॉ करेंगे तो आप लोगों ने इसको भी साथ ड्रॉ करना है, ये आसान है, आप एक मरतबा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जो है वो हम नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि जो एक्स रे डायफ्रैक्शन है ना जो डीएनए का, वो सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, वो जो एक साइंटिस्ट, इनका नाम है रोजालिंड फ्रैंकलिन। क्या नाम है स्टूडेंट्स? रोजालिंड फ्रैंकलिन। इन्होंने डीएनए का एक्सरे, ठीक है, एक्सरे डायफ्रैक्शन किया था। ठीक है, एक्सरे डायफ्रैक्शन के जरिए डीएनए का एनालिसिस किया था। आप लोगों को एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, इस एमसीक्यू को याद करने के बाद आगे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और गिवन है। रोजालिंड फ्रैंकलिन ने क्या किया, आपने इस पैराग्राफ को ज़हन में रखना है। रोजालिंड फ्रैंकलिन ने क्या किया, प्रिपेयर किया एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए को लेबोरेटरी के अंदर ऑफ ब्रिटिश बायोकेमिस्ट मॉरिस विल्किंस। ठीक है, मॉरिस विल्किंस हु प्रिपेयर्ड डीएनए फाइबर्स। अब ये स्टूडेंट्स आपसे एमसीक्यू आ सकते हैं कि डीएनए फाइबर्स किसने तैयार किए थे? मॉरिस विल्किंस ने तैयार किए थे। और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने मॉरिस विल्किंस की लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था। अब स्टूडेंट वो जो डायफ्रैक्शन का पैटर्न था उसने सजेस्ट किया कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है ना उसकी शेप हेलिक्स की तरह होती है। हेलिक्स मतलब इस तरह से इसकी शेप होती है। ठीक है, एंड अ कंप्लीट हेलिक्स। ठीक है, और उसका डायमीटर कितना होता है? 2 नैनोमीटर। ठीक है, 2 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। देखिए यहाँ पर डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है कि एमसीक्यू आपको कि डीएनए का डायमीटर कितना होता है? 2 नैनोमीटर होता है। एंड कंप्लीट हेलिकल टर्न एवरी 3.4 नैनोमीटर। और स्टूडेंट्स एक मुकम्मल टर्न के दरमियान कितना फासला होता है? 3.4 नैनोमीटर होता है। आपने इसको भी जहन में रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों के यहाँ पे 2 एमसीक्यूज यहाँ पे क्लियर हो गए। आप लोगों ने दोनों एमसीक्यू का पता होना चाहिए, डायमीटर कितना होता है, कंप्लीट हेलिकल टर्न का साइज कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है कि 1953 के अंदर 2 साइंटिस्ट थे, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने क्या किया था? डीएनए का मॉडल पेश किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पर ठीक है, दे प्रपोज, यहाँ से आपने इसके कुछ पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। इन्होंने क्या तजवीज़ किया कि जो मॉलिक्यूल है वो सिंपल डबल हेलिक्स पर मुश्तमिल होते हैं विद द बेसिस ऑफ 2 स्ट्रैंड्स पॉइंटेड इनवर्ड टुवर्ड ईच अदर। वो जो दोनों स्ट्रैंड्स है ना वो एक दूसरे की तरफ पॉइंट हुए होते हैं, वो हमें बेस पेयर्स, दरमियान में बेस के पेयर्स बन रहे होते हैं। जिस तरह पे यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं, 2 स्ट्रैंड्स हैं, दरमियान में बेस के पेयर्स बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे साइटोसिन है, तो दूसरा क्या है, ये साइटोसिन है, ये गवानीन है, ये थायमीन है, ये एडेनिन है, गवानीन है, साइटोसिन। गवानीन साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पे नजर भी आ रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहते हैं इन देयर मॉडल बेस पेयर ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ प्यूरिन्स विच आर लार्ज पॉइंटेड टुवर्ड पायरिमिडीन्स इन विच आर स्मॉल कीपिंग द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल अ कांस्टेंट 2 नैनोमीटर। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो उन्होंने यही देखा था, उन्होंने कहा था जो प्यूरिन्स है ना वो हमेशा पायरिमिडीन्स के साथ पेयर बनाती है। हमें पता है कि जो प्यूरिन्स है ना स्टूडेंट्स वो कितनी हैं? प्यूरिन्स हमारे पास 2 हैं। कौन कौन सी हैं? एक है एडेनिन और एक है गवानीन। और पायरिमिडीन्स डीएनए के अंदर जो हैं, जो पायरिमिडीन्स है ना स्टूडेंट्स, में यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिख रहा, आप लोगों ने इसको देख लेना है। जो पायरिमिडीन्स हैं, ठीक है, पायरिमिडीन्स यहाँ पर भी 2 पाए जाते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट? एक थायमीन है और एक साइटोसिन है। यूरासिल डीएनए के अंदर मौजूद नहीं होती। अब एडेनिन थायमीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, गवानीन साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अब ये डबल रिंग है, ये सिंगल रिंग है। डबल रिंग है इसका मतलब है ये साइज में क्या होगी? बड़ी होगी, और ये साइज में क्या होगी? छोटी होगी। तो स्टूडेंट्स यही लिखा हुआ है, ये दोनों जो है ये साइज को मेंटेन करके डीएनए का डायमीटर जो है उसको 2 नैनोमीटर तक ही रखते हैं। आपने इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बेसिस के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। जो डबल हेलिक्स है वो स्टेबलाइज होता है। ठीक है, कब? जब ठीक है 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं। स्टूडेंट्स 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड से क्या मतलब है?
एक ये स्टैंड होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट एक ये स्टैंड और दूसरा इसके बिल्कुल उल्ट होगा, उसे कहते हैं एंटी पैरेलल। तो स्टूडेंट्स उसके बाद द बेस पेयर्स आर प्लेनर एंड स्टैक 0.34 नैनोमीटर अपार्ट, मतलब दो बेस पेयर्स है ना स्टूडेंट्स, एक फर्ज करें ये बेस पेयर है और एक ये बेस पेयर है, फिर से देखें एक ये है और एक ये, अब इन दोनों के दरमियान फासला कितना है होगा 0.34 नैनोमीटर का, ठीक है। इस बेस पेयर और इस बेस पेयर के दरमियान 0.34 नैनोमीटर का फासला होगा। ये आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर यही एमसीक्यूज हैं, आप लोगों ने इसको जहन में रखने हैं, ठीक है। यहाँ तक आप इसको जहन में रख लेंगे तो आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद वो बताता है कि डीएनए में क्या होता है, जो एडेनिन है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है थायमिन के साथ, जबकि जो गवानीन है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है साइटोसिन के साथ। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ तक इसको जहन में रखें, ये एमसीक्यूज के हवाले से और आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इसको जो है वो एक मरतबा रीड कर लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो है आए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि हमारे इस बुक का नेक्स्ट टाइटल है, ठीक है। वो नेक्स्ट टाइटल क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। अब स्टूडेंट्स डीएनए रेप्लिकेशन के हवाले से आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है। जो डीएनए रेप्लिकेशन है ना स्टूडेंट्स, इसके लिए 3 मॉडल्स हैं। कितने मॉडल हैं स्टूडेंट्स, 3 मॉडल्स हैं। एक को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। एक को हम कहते हैं कंजर्वेटिव मॉडल और एक को हम कहते हैं डिस्पर्सिव मॉडल। स्टूडेंट्स एक है कंजर्वेटिव मॉडल और एक है डिस्पर्सिव मॉडल। क्या है स्टूडेंट्स, डिस्पर्सिव मॉडल। अब आपको तीनों का पता होना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंजर्वेटिव मॉडल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्पर्सिव मॉडल है, और स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने, तीनों शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। वो कहेगा आपसे डीएनए रेप्लिकेशन में सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को लिखें, ठीक है। जो कंजर्वेटिव मॉडल है वो क्या कहता है, जो डिस्पर्सिव मॉडल है वो क्या कहता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं, फिर आप लोगों को इसकी अच्छी समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आपको सेमी कंजर्वेटिव मॉडल की समझ आएगी। स्टूडेंट्स सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में ना हमारे पास डीएनए इस तरह से एक हेलिकल फॉर्म में होता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो डीएनए जो है वो सबसे पहले अनजिप होता है। अनजिप से मुराद ये है कि वो जो है जब कॉइल्ड फॉर्म में वो सीधा एक लेडर की शक्ल में आ जाता है। स्टूडेंट्स उसके बाद होता है कि इन दरमियान से जो बेस पेयर्स जिन्हें टूटते हैं, ये एक स्टैंड अलग हो जाते हैं, जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है ये स्टैंड जो है वो अलग हो जाता है। अब इसमें जो हर स्टैंड है ना एक टेम्पलेट का काम करता है, एक सांचे का काम करता है और अपने ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बनाता है। कॉम्प्लीमेंट्री से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, एडेनिन हमेशा अपने सामने थायमिन बनाएगा, साइटोसिन हमेशा अपने सामने गवानीन बनाएगा, गवानीन हमेशा अपने सामने साइटोसिन बनाएगा और थायमिन हमेशा अपने सामने एडेनिन बनाएगा। ये नियम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एडेनिन अपने सामने थायमिन लगा लेता है, साइटोसिन अपने सामने गवानीन, गवानीन अपने सामने साइटोसिन, थायमिन अपने सामने एडेनिन। और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स यही है, जो थायमिन है ये अपने सामने एडेनिन, गवानीन साइटोसिन, साइटोसिन जो है गवानीन और थायमिन एडेनिन। अब स्टूडेंट देखिए आपस में जब जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ये देखें ये जो पेरेंट डीएनए था अब इससे क्या बन गया, 2 डीएनए बन गए। और अगर आप देखें दोनों जो है पेरेंट डीएनए की तरह हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यही तो हमारे पास जो है वो क्या है, वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। तो होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, आप लोग इसको रीड करेंगे तो आप लोगों को जो है वो समझ आ जाएगी स्टूडेंट्स। उसके बाद कंजर्वेटिव मॉडल क्या कहते हैं, जिस तरह आप एक पेज है ना उसका प्रिंट निकालते हैं, उसकी कॉपी करते हैं, एग्जैक्ट उसी की कॉपी बनाती है। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ये कहता है कि डीएनए है ना जो इसकी खुद अपनी ही जैसी कॉपी जो है वो जन्म दे देते हैं, इसे कहते हैं कंजर्वेटिव मॉडल। और डिस्पर्सिव मॉडल में ये होता है कि जो डीएनए है ना वो कम्प्लीटली डिस्पर्स हो जाता है, बिखर जाता है और हर स्ट्रैंड जो है जो कि वो किसी भी डॉटर न्यूक्लियर, किसी भी डॉटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एक जो है वो नया डीएनए बना सकता है। तो स्टूडेंट्स ये डिस्पर्सिव मॉडल है। इसमें जो सबसे अब इन तीनों मॉडल में से सबसे ठीक कौन सा है, वो है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। कौन सा है स्टूडेंट, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। और ये हमें किसने बताया, ये स्टूडेंट्स हमें एक एक्सपेरिमेंट से पता चला जिसका नाम है मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स क्या नाम है, मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट्स। आप लोगों ने इसको जहन में रखना है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आए हम इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि जो 3 हाइपोथेसिस है ना डीएनए के रेप्लिकेशन को, उनको एवेल्युएट किया था मैथियास, मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने, ठीक है। कब किया था, 1958 में। आप लोगों को एमसीक्यू पता होना चाहिए, उन्होंने देखने के लिए उन तीनों में से कौन सा मॉडल ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक आपको एमसीक्यू पता होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स उन्होंने डीएनए को एक चीज़ के एक मिक्सर के अंदर डाला था, उसे कहते हैं सीजियम क्लोराइड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सीजियम क्लोराइड। आप लोगों ने इसको ध्यान में रखने का, आप लोगों को इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 2 एमसीक्यूज हो गए हैं, आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से क्या रखना है, याद करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके एक्सपेरिमेंट को डायग्राम की मदद से जो है वो स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास डायग्राम बनी हुई है। स्टूडेंट्स इस डायग्राम में देखिए उसने क्या किया, उसने बैक्टीरिया का सेल लिया, उस बैक्टीरिया के सेल को उसने क्या किया, एक हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का N15 जिसे कहते हैं, इसके अंदर उसने ग्रो करवाया। स्टूडेंट्स अब आपको पता है कि डीएनए का एक कंपोनेंट होता है नाइट्रोजनियस बेस, उसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है। तो जब उसने हैवी नाइट्रोजन दिया, आइसोटोप दिया हैवी नाइट्रोजन का N15 दिया, तो उसके जो डीएनए है वो हैवी, जो उसकी बेस है ना वो हैवी जो है आइसोटोप वाली बनी। तो स्टूडेंट उसके बाद उसने क्या किया, उसने उसको सेपरेट किया, ठीक है। उसको सेपरेट करके उसने नॉर्मल जो नाइट्रोजन होती है N14 वाली, उसके अंदर उसको ग्रो करवाया। स्टूडेंट्स उसके अंदर उसको ग्रो करवाने के बाद उसने उसके 3 सैंपल्स लिए डिफरेंट टाइम पर, 0 मिनट में, 20 मिनट्स में और 40 मिनट्स में। स्टूडेंट्स उसने क्या किया, उसको लेने के बाद उनके सैंपल्स को अलग कर लिया और उसको उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन की, उसको हिलाया। स्टूडेंट्स अब उसने देखा जो सबसे, अब उसने देखा कि उसको ना डिफरेंट जो है वो डीएनए जो नज़र आया टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो स्टूडेंट्स वो डीएनए जो सबसे ऊपर था, ठीक है। आपको पता है कि किसी चीज़ के ऊपर सबसे ऊपर क्या तय आती है, वो चीज़ जिसकी डेंसिटी कम होती है, इसका वजन कम होता है। जो सबसे ऊपर था ये N14 था,
जो सबसे नीचे था स्टूडेंट्स ये N15 था, ठीक है, हैवी आइसोटोप, हैवी नाइट्रोजन वाला जो था, हैवी आइसोटोप जो था ना नाइट्रोजन का, वो वाला डीएनए था। और स्टूडेंट दरमियान में क्या था, हाइब्रिड था, मिला जुला डीएनए था, ठीक है, यहाँ पे हाइब्रिड था। तो स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है, ये उसका एक्सपेरिमेंट था। अब स्टूडेंट्स इन एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर उसने देखा कि जो शुरू में आया वो N14 है, जो दरमियान में आया वो हाइब्रिड है, जो सबसे नीचे है वो N15 है। तो स्टूडेंट्स उसने देखा कि जब इसने रेप्लिकेट किया, डीएनए ने अपने आप को रेप्लिकेट किया ना, देखें सबसे पहले उसने क्या किया, डीएनए को ठीक है ग्रो करवाया N15 वाले स्ट्रैंड में। अब स्टूडेंट जब N15 वाले को इसमें ग्रो करवाया तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जब N15 वाले देखें तो अलग होंगे ना, जब ये अलग हो जाएगा ये अलग हो जाएगा, तो एक N15 वाला जो है जब अपने से कॉम्प्लीमेंट्री, ये N15 वाला फर्ज करें कि ये N15 वाला एक, ठीक है, एक टेम्पलेट है, एक स्ट्रैंड है डीएनए का, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब अपने से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा तो अब तो N15 वाली नाइट्रोजन है ही नहीं, अब तो N14 वाली नाइट्रोजन है। तो N14 वाली नाइट्रोजन के साथ जब ये पेयर बनाएगा तो ये जो नया डीएनए बनेगा ना स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, ये हाइब्रिड होगा। ये क्या होगा, हाइब्रिड होगा। इसके अंदर एक स्ट्रैंड जो है वो N15 वाला है और एक स्ट्रैंड जो है N14 वाला। अब स्टूडेंट्स देखें, फर्ज करें कि जब ये आगे से मजीद दो स्ट्रैंड्स बनाएगा तो अब N15 और N14 दोनों अलग हो जाएंगे। अब N14 वाला है ना जो, ये भी अपने सामने N14 वाला बनाएगा, ठीक है, ये क्या बनाएगा, अपने सामने N14 वाला बनाएगा। और जो N15 वाला है ये अपने सामने क्या बनाएगा, N14 वाला बनाएगा। तो इससे एक हाइब्रिड और एक N14 वाला डीएनए बनेगा। तो स्टूडेंट्स जो आपको लास्ट पर डायग्राम में यहाँ पे नजर आ रहा है, ये हाइब्रिड है और ये N14 वाला है। स्टूडेंट्स ये एक्सपेरिमेंट जो है हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आ रहा, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट पे हम पूरा एक अलग से डिटेल लेक्चर लेते हैं, लेकिन चूंकि अभी हम इसे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से समझ रहे हैं, तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको नहीं पूछेगा। आप लोगों ने सिर्फ इसको, जो मैंने आपको चीज़ें बताई उसको जहन में रख लेना। मैं आप लोगों को इसकी मजीद क्लैरिफाई करने के लिए एक डायग्राम दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये उसने क्या किया, उन्होंने N15 के अंदर उसे ग्रो करवाया, उसके बाद उसको सीजियम क्लोराइड के एक सोल्यूशन के अंदर ले लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि ये N15 वाला, ये हैवी डीएनए, ये स्टूडेंट्स क्या है, हैवी डीएनए। उसके बाद स्टूडेंट्स जब उसने क्या किया, उसे वापस N14 वाले मीडियम में रखा, उसे क्या किया, N14 वाले मीडियम में रखा। तो उसका देखें एक स्ट्रैंड रेड है, N15 वाला है, और दूसरा स्ट्रैंड उसका ब्लू है जो कि N14 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स अलग हुए होंगे, ये स्ट्रैंड अलग हुआ होगा और ये स्ट्रैंड अलग हुआ होगा। अब इसने अपने से कॉम्प्लीमेंट्री एक स्ट्रैंड बनाया होगा। अब उस स्ट्रैंड बनाने के लिए आपको पता है कि तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, फास्फेट ग्रुप चाहिए होता है, नाइट्रोजनस बेस चाहिए होती है, ठीक है, और 5 कार्बन शुगर चाहिए होती है। तो बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन नाइट्रोजनस बेस बनाने के लिए जो नाइट्रोजन था ना वो कौन सा था, वो N14 था, जबकि इसके पास क्या N15 है। तो इससे क्या बना, एक हाइब्रिड बना N15 और N14 का। अब स्टूडेंट इससे क्या हुआ, इससे मजीद जो है आगे, अब देखें ये स्टैंड अलग हुआ होगा, ब्लू वाला अलग हुआ होगा, अगले स्टेप में रेड वाला अलग हुआ होगा। अब स्टूडेंट रेड वाला क्या है, N15 है, अब ब्लू वाला क्या है, N14 है, लेकिन वो सोल्यूशन कौन सा है, वो N14 वाला है। तो ब्लू वाले ने क्या किया, N14 वाला ही बनाया। देखें यहाँ पे N14 बन रहा है, लेकिन जो अब की बार जो रेड वाला उसने भी ब्लू वाला बनाया। तो यहाँ पे एक हाइब्रिड बना और एक नॉर्मल बना। और स्टूडेंट्स इसी तरह इससे आगे जो है मजीद ये भी नॉर्मल बनेगा, और यहाँ पे जब ब्लू अलग होगा तो फिर दोबारा ब्लू वाला बनाएगा और रेड फिर ब्लू वाला बनाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि एक हाइब्रिड बनेगा और तीन जो है वो नॉर्मल बनेंगे। तो स्टूडेंट्स यही जो है उसके एक्सपेरिमेंट में बुक के अंदर दिखाया हुआ है। स्टूडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट की बेस पर उसने क्या नतीजा निकाला, उसने नतीजा ये निकाला कि जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था ना डीएनए का, वो बिल्कुल ठीक था। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देखें तो आप लोगों को पता चलेगा, दिस एक्सपेरिमेंट जो है क्लैरिफाई कंफर्म द प्रेडिक्शन ऑफ द वाटसन केक मॉडल दैट डीएनए रेप्लिकेट्स इन सेमी कंजर्वेटिव मैनर। ये आप लोगों का एमसीक्यू है कि ये जो मेजल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट है किस बात को एक्सप्लेन करते हैं, इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि जो ठीक है डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो किस मेथड के जरिए होती है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को इसमें से चीज़ें याद रह जाती हैं, आप लोगों को समझ आ गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आई तो आप लोग इसका सन जो है और किसके अंदर इसको डिजोल्व किया गया था, आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। और उसके बाद जो है इसका मकसद आप लोगों ने जहन में रखना है और इसको एक मरतबा देख लेना है आपने, ठीक है, कि ये हाइब्रिड यहाँ पे नॉर्मल बना, ठीक है, यहाँ पे जो था ये हैवी था, यहाँ पे हाइब्रिड था, और बाद में जब उन्हें मजीद रेप्लिकेशन की तो एक हाइब्रिड और एक नॉर्मल रह गया। तो स्टूडेंट्स इससे आप लोगों को होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स आए अब हम रेप्लिकेशन प्रोसेस को देखते हैं कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेट किस तरह से करता है। तो स्टूडेंट डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए आप लोगों ने ना एक जहन में रखना है, एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3, ये रिक्वायर होता है। क्या एंजाइम है, का नाम है डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। ये जो एंजाइम है ना ये डीएनए की रेप्लिकेशन करवाता है, आपने इसको जहन में रखना है। स्टूडेंट्स उसके बाद यहाँ पे एक और एमसीक्यू है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है ना वो कितने होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 3 होते हैं, एक है डीएनए पॉलीमरेज 1, एक है डीएनए पॉलीमरेज 2, एक है डीएनए पॉलीमरेज 3। अब स्टूडेंट्स इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो आमतौर पर छोटा एंजाइम है जो कि एक्सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं, जो ट्रू एशरीचिया कोलाई। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डीएनए रेप्लिकेशन एक बैक्टीरिया के अंदर स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है उसको स्टडी करना आसान है, ठीक है। रेप्लिकेटिंग एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज 3, समझ आ रही है स्टूडेंट्स। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि एशरीचिया कोलाई के अंदर जो डीएनए को रेप्लिकेट करने वाला एंजाइम कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 या डीएनए पॉलीमरेज 3। तो आपने क्या बताना है, डीएनए पॉलीमरेज 3, और वो 10 टाइम्स बड़ा है किससे, ठीक है, और स्ट्रक्चर में बाकी एंजाइम से वो क्या है, बड़ा है। आप लोगों ने यहाँ तक स्टूडेंट्स इसको जहन में रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज की 3 टाइप्स हैं,
और एशरीचा कोलाई के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन कौन करवाता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 करवाता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपने क्या देखना शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको अपने ध्यान में रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज है ना जो, वो रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, उससे जो है एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, इसका नाम है प्राइमेज। आपको फंक्शन काम आ सकता है कि प्राइमेज के मतलब आप क्या जानते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना है कि डीएनए को जो है, डीएनए पॉलीमरेज जो है, इसने डीएनए को जब तैयार करवाना है, डीएनए ने रेप्लिकेट करना है, तो इसे एक एंजाइम चाहिए होता है जिसे प्राइमेज कहते हैं। ये क्या करवाता है, पहले एक आरएनए प्राइमर बनाता है, ठीक है। आरएनए प्राइमर जो है वो 10 तकरीबन 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड का कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो कि पेरेंट डीएनए टेम्पलेट्स है। इसके क्या मराद है स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर साइटोसिन है, यहाँ पर गवानीन है और यहाँ पर ठीक है थायामीन है। फर्ज करें कि इससे जो है वो नया डीएनए बनेगा। अब फ्रेंड्स पहले इससे डीएनए नहीं बनेगा, इससे आरएनए बनेगा। एडेनिन के सामने क्या बनेगा, थायामीन। नॉर्मल डीएनए में थायामीन आता है, लेकिन थायामीन आपको पता है कि डीएनए के अंदर थायामीन नहीं होता, आरएनए के अंदर थायामीन नहीं होता, सॉरी आरएनए के अंदर थायामीन की जगह पे क्या होता है, यूरासिल। यहाँ पे क्या बनेगा, गवानीन, यहाँ पे क्या बनेगा, साइटोसिन। थायामीन की जगह पे एडेनिन आएगा। अब फ्रेंड इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना, लेकिन ये डीएनए वाला नहीं है, आरएनए वाला है। क्या है, आरएनए वाला। और ये मैंने 4 बनाया ना, इस तरह 10 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है पेरेंट डीएनए के अकॉर्डिंग। और डीएनए पॉलीमरेज 3 है ना जो, वो इस प्राइमर को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर इसके हिसाब से न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना शुरू करता है। और बाद में स्टूडेंट्स ये देखें, जो नया डीएनए ना, डीएनए में यूरासिल तो नहीं होता, बाद में ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, ठीक है, जो कि आरएनए वाले हैं, इसको डीएनए वाले न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस कर दिया जाता है। आप लोगों ने इसको यहाँ तक याद रखना है। वो आपसे पूछिए, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमेज एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम का क्या काम होता है, तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने ये एक और चीज़ जहन में रखनी है कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ना, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है सिर्फ 3 प्राइम एंड तक। ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, किस एंड तक, 3 प्राइम एंड तक। स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक जो 5 कार्बन शुगर है, ठीक है, इसके स्टूडेंट्स 2 एंड्स होते हैं, ठीक है। अब इसकी कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और यहाँ पर 5 है। 5 पे स्टूडेंट्स इस तरह से ना एक फास्फेट ग्रुप अटैच होता है और ये कार्बन नंबर 3 है। तो 3 अब सिर्फ ये जो कार्बन नंबर 3 है ना, 3 to 5 तक ये जो है ये स्टैंड को ऐड करेगा। आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। जब काफ़ी फर्ज करें एक ये है ना, जब काफ़ी सारे स्टैंड्स मिलते हैं तो इसका नीचे वाला 3 होगा और ऊपर वाले का क्या होगा, 5 होगा। तो 3 to 5 यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है। आप लोगों ने इस एमसीक्यू को जहन में रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 किस डायरेक्शन के अंदर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। तो स्टूडेंट्स वो सिर्फ और सिर्फ 3 प्राइम एंड तक जो है वो ऐड करेगा। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। और इसका क्या मतलब है कि रेप्लिकेशन हमेशा 5, ठीक है, 5 to 3 प्राइम जो है वो डायरेक्शन के अंदर होगी। ये आप लोगों के एमसीक्यूज हैं, आप लोगों ने इसको जहन में रखना है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर क्या फ़र्क है स्टूडेंट्स, हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को फ़र्क नज़र आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके इस फ़र्क को अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस बुक का कि लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर क्या फ़र्क होता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर मैं आपको डायग्राम की मदद से दिखाऊँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये डीएनए है और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें डीएनए है ना जो अनरैप हो गया, ठीक है, अलग हो गया। अब स्टूडेंट्स उसका एक स्ट्रैंड, अब देखिए मैंने आपको बताया था नहीं कि इसका 3 प्राइम एंड होता है और ये किसका होता है 5 प्राइम एंड। अब स्टूडेंट्स जो डीएनए है ना, डीएनए पॉलीमरेज 3 है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 प्राइम एंड पर क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। किसको ऐड करेगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। अब स्टूडेंट्स जब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, आपको पता है कि डीएनए के एक जो स्ट्रैंड है ना, वो अगर 3 प्राइम एंड पर है तो दूसरा उसके एंटी पैरेलल होगा। क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब एक साइड पे, जिस साइड पे जो डीएनए है ना वो नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है, उससे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। स्टूडेंट्स जबकि उसके ऑपोजिट साइड है ना जो लैगिंग स्ट्रैंड, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मुसलसल न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हो रहे होते बल्कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि ऐड हो रहे होते हैं। इन्हें हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे एक जो स्पेस बनती है ना, ठीक है, यहाँ पे जो स्पेस बनती है इसे कहते हैं, ठीक है, रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। आपने इसको जहन में रखना है। फॉर्क कहते हैं कांटे को। चूंकि ये डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, रेप्लिकेशन फॉर्क बन रही है इसे, ठीक है, रेप्लिकेशन के वक्त एक शेप बन रही है, इसे रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने, ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस डिफरेंस को अच्छी तरह से जहन में रखना है कि डीएनए के रेप्लिकेशन के वक्त क्या होता है, जो 2 स्ट्रैंड है ना डीएनए के, उनमें से एक जो है सांचे के तौर पर काम करता है, दूसरा रेप्लिकेट होता है, इसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जबकि डीएनए के रेप्लिकेशन में 2 स्ट्रैंड जो है डीएनए के, उनमें से एक स्ट्रैंड जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड का काम करता है और रेप्लिकेट होता है, ठीक है, एंड रेप्लिकेशन का एंड इज डिसकंटिन्यूस, और वो अगर डिसकंटिन्यूस होता है इस स्ट्रैंड को हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लीडिंग का मतलब ये आगे जा रहा है, लैगिंग का मतलब ये पीछे रह रहा है। अब इसकी पोलैरिटी क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उसकी क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये आपसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, आप लोगों ने इनको जहन में रखना है। तो बस स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कोई ओकाज़ा के फ्रेगमेंट्स नहीं बनते और इसके अंदर क्या है, ओकाज़ा के फ्रेगमेंट्स बनते हैं। ये क्या है, डिसकंटिन्यूस फ्रेगमेंट्स कॉल्ड ओकाज़ा के फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड व्हिच आर जॉइंड बाय एंजाइम डीएनए लाइगेज। स्टूडेंट्स ये आप लोगों को एमसीक्यू, आप लोगों ने इसको जहन में रखने हैं। स्टूडेंट्स अगर आप से वो ओकाज़ा के फ्रेगमेंट्स के अलग से डेफिनेशन पूछे तो आप लोगों ने यहाँ से करना है, द लैगिंग स्ट्रैंड व्हिच एलोंगेट्स अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क इज सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअसली एज अ सीरीज ऑफ शॉर्ट सेगमेंट्स
that are later connected. These segments called Okazaki fragments are about 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स जो कि लॉन्ग होते हैं. यूकैरियोट्स के अंदर 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर. ठीक है, आप लोगों ने यहाँ तक इसको जहन में रखना है. ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की डेफिनेशन है. तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने एमसीक्यू जहन में रखने हैं. हमारे पास अरेकीबॉल्ड, गैरड और विलियम बैटसन, इन्होंने 1902 के अंदर जो थे वो एक्सपेरिमेंट्स किए थे. ठीक है, आप लोगों ने इसको जहन में रखना है. आपसे पूछ सकता है कि बैटसन और गैरड ने कब एक्सपेरिमेंट्स किए थे? 1902 के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए थे. स्टूडेंट्स उसके बाद यहाँ पे एक बीमारी के मतलब बताया गया जिससे अल्केप्टोन्यूरिया कहते हैं. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अल्केप्टोन्यूरिया. इसके अंदर होता क्या है, जो पेशेंट जो यूरिन है ना, ठीक है, उसके अंदर एक एसिड होता है जिसे कहते हैं होमोजेंटेसिक एसिड. अभी जो सब्सटेंस ये ऑक्सीडाइज होता है फौरन से, जैसे ही हवा में आता है और यूरिन का कलर क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है. नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर क्या होता है, जो होमोजेंटेसिक एसिड है ना, इसको मजीद सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ दिया जाता है. जबकि इन पेशेंट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक इंजाइम नहीं होता जो कि होमोजेंटेसिक एसिड को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ता है. जब वो इंजाइम नहीं होता तो होमोजेंटेसिक एसिड एज इट इज मौजूद होता है. जैसे वो हवा में आता है फौरन से ऑक्सीडाइज होकर यूरिन का कलर ब्लैक कर देता है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इस बीमारी के मतलब ज़हन में रखना है. आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आप अल्केप्टोन्यूरिया के मतलब क्या जानते हैं, तो आप लोगों ने जो है उसके मतलब आप लोगों ने बता देना है. तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो है आपने दो साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट है कि बेडल और एक टैटम. ठीक है, इन्होंने क्या किया, न्यूरोस्पोरा. स्टूडेंट्स न्यूरोस्पोरा जो है एक फंगस है, इसको उन्होंने क्या किया, इसके स्पोर्स को एक्सरे के सामने एक्सपोज किया. एक्सपोज करने के बाद उसके अंदर आपको पता है कि एक्सरे है ना, जो डीएनए के अंदर चेंजेस ले आता है. और डीएनए के अंदर चेंजेस आती हैं म्यूटेशंस कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे इसका लिखा भी हुआ है, डीएनए चेंजेस ऑफ दिस काइंड आर कॉल्ड म्यूटेशंस. म्यूटेशंस क्या होती हैं? डीएनए के अंदर चेंजेस आती हैं, और वो जानदार जिनके डीएनए में चेंजेस आती हैं उन्हें म्यूटेंट्स कहते हैं. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? म्यूटेंट्स कहते हैं. आप लोगों ने इसको जहन में रखना है. स्टूडेंट्स हम इसके एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं. बेडल और टैटम ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था स्टूडेंट्स? ये ठीक है वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा, मतलब न्यूरोस्पोरा की नॉर्मल स्पीशीज़ हैं. इसके स्पोर्स लिए उन्होंने एक्सरे से एक्सप्लोर किया. जिसका मतलब इसके अंदर डीएनए के अंदर चेंजेस आ गई हैं. अच्छा, डीएनए के अंदर चेंजेस आने का मुराद है कि वो कुछ खास जीन्स जिन्होंने आगे खास प्रोटीन्स बनानी थी वो अब नहीं बन रही. समझ आ रही है? वो क्या नहीं, वो अब नहीं बन रही. ठीक है, तो स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया, स्पोर्ट्स इसको डीएनए में म्यूटेशंस लाने के बाद इसको एक मुकम्मल कंप्लीट मीडियम फ्राहम किया. जब कंप्लीट मीडियम फ्राहम किया तो स्टूडेंट्स इसने एक अच्छी ग्रो की और स्पोर्ट्स पैदा की. अब स्टूडेंट्स उन स्पोर्ट्स को ग्रो करने के बाद, स्टूडेंट्स उन स्पोर्ट्स को बनाने के बाद इन्होंने उसे एक कंप्लीट मीडियम के अंदर ग्रो करवाया जिसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद थी. और स्टूडेंट्स एक मिनिमल मीडियम के अंदर ग्रो करवाया. स्टूडेंट्स फर्ज करिए जो एक कंप्लीट मीडियम है ना, इसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक नॉर्मल न्यूरोस्पोरा को चाहिए. स्टूडेंट्स एक कंडीशन ये दी उन्होंने, एक कंडीशन क्या दी उन्होंने, अलग अलग चीज़ें, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के अंदर उसको डाल के उसको ग्रो करवाया. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जो आप लोगों ने जहन में रखनी है वो आर्जिनिन है. ठीक है, कि जो आर्जिनिन है ना यहाँ पर, जब उसे आर्जिनिन वाले सिर्फ आर्जिनिन फ्राहम किया गया तो उसने ग्रोथ शो की. इसका मतलब है कि डीएनए के अंदर जो चेंजेस आई थी ना, उसमें इस तरह की चेंज आई थी जिससे आर्जिनिन नहीं बन रही थी. क्या नहीं बन रही थी? आर्जिनिन नहीं बन रही थी. वो आर्जिनिन उसके लिए ज़रूरी है. आर्जिनिन क्या स्टूडेंट्स? एक अमाइनो एसिड का नाम है. 20 अमाइनो एसिड होते हैं, उनमें से एक आर्जिनिन है. तो स्टूडेंट्स आर्जिनिन के हवाले से आपने यहाँ से एक बात जहन में रखनी है. आप लोग इसको ठीक है किसी तरह से याद रख लें. वैसे लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट है, हमें अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं लिमिटेड टाइम के अंदर. जो एडिशन है ना आर्जिनिन का, उन्होंने क्या किया, उसने परमिट किया कई म्यूटेंट स्ट्रेन्स को. ठीक है, डब्ड आर्ग म्यूटेंट्स. आर्ग म्यूटेंट स्टूडेंट्स क्या है? एआरजी जीन का नाम है. इसके अंदर तब्दीली आ गई है, इसे हम कहते हैं एआरजी म्यूटेंट्स. ठीक है, टू ग्रो. ठीक है, वो जानदार जिनके आर्जिन जीन के अंदर तब्दीली आ गई वो एआरजी म्यूटेंट्स हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब उन्होंने क्या किया, व्हेन देयर क्रोमोसोमल पोजीशंस वर लोकेटेड द आईआरजी म्यूटेंट्स. ठीक है, जो आर्जिन वाले म्यूटेंट्स हैं ना वर फाउंड टू क्लस्टर इन 3 एरियाज. तो स्टूडेंट्स जब इन्हें आर्जिन फ्राहम की गई तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, क्लस्टर्स बना लिए, वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर दिया. तो स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है. उसके बाद स्टूडेंट्स 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड है हमारे पास. इसमें क्या करना है आपने स्टूडेंट्स, 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड में आप लोगों ने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आता है पेपर में, आप लोगों ने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है. जो बेडल और टैटम इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंक्लूड किया कि जो जीन्स है ना वो खास किस्म के इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं खास स्ट्रक्चर बनाकर एंजाइम्स के जरिए. ठीक है, अब हर जीन जो है वो खास पॉलीपेप्टाइड बनाती है. पॉलीपेप्टाइड मतलब इसके अंदर बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है, वो प्रोटीन्स होती हैं, खास एंजाइम्स बनाती है. इसे 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस का नाम दिया गया, बाद में इसे 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड का नाम दे दिया गया. तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको जहन में रखना है. उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक साइकिल दिखाई हुई है, आप लोगों ने इसको जहन में रखना है. स्टूडेंट्स ये वही है यूरिया साइकिल, आप लोगों ने जो है पहले चैप्टर के अंदर होम्योस्टेसिस के अंदर पढ़ा हुआ है. ऑर्निथीन से आगे सिट्रोलिन बनता है, सिट्रोलिन से आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनिनोसक्सिनेट से आर्जिनिन बनता है. बस यहाँ पे आपने जहन रखना है ग्लूटामेट. अब स्टूडेंट्स ग्लूटामेट है ना जो एक एंजाइम ई है. ठीक है, एंजाइम ई जो है ग्लूटामेट को कन्वर्ट कर देती है ऑर्निथीन के अंदर. ऑर्निथीन को एंजाइम जो है एफ जो है वो कन्वर्ट करती है सिट्रोलिन के अंदर. सिट्रोलिन को एंजाइम जी कन्वर्ट करती है आर्जिनिनोसक्सिनेट के अंदर. आर्जिनिनोसक्सिनेट को एंजाइम ए जो है वो ठीक है कन्वर्ट कर देती है ठीक है आर्जिनिन के अंदर. स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको जहन में रखना है. और यहाँ पे ठीक है ये जीन का एक क्लस्टर है, अगर इसके अंदर म्यूटेशन आ जाए
तो स्टूडेंट्स अगर इसमें से किसी के एक भी अंदर भी म्यूटेशन आ जाए ना तो आर्जिनिन हमारे पास नहीं बनेगा। जब आर्जिनिन बनेगा तो वो काम भी परफॉर्म नहीं करेगा। यही वजह थी आर्जिनिन नहीं बन रहा था, क्यों? क्योंकि इनमें से किसी एक जीन में म्यूटेशन आ गई थी। इसी वजह से जब हमने ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर आर्जिनिन उसके अंदर डाला तो वो फ़ौरन से ग्रो करना स्टार्ट कर गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के 1953 के अंदर सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर नामी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंसुलिन के अंदर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को ऑब्जर्व किया। या आप लोगों का एमसीक्यू आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। उसके बाद ठीक है वर्मन इंग्राम ने 1956 के अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया को ऑब्जर्व किया। स्टूडेंट्स ये आप लोगों का सेकंड एमसीक्यू, आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जीन की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोगों ने इस जीन की डेफिनेशन को जहन में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर होता क्या है। जो सिकल सेल एनीमिया है ना स्टूडेंट्स, एनीमिया क्या एक ऐसी बीमारी है, रेड ब्लड सेल्स की बीमारी है जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स अफेक्ट होते हैं। हमारे रेड ब्लड सेल्स की नॉर्मल बाइकनकेव शेप होती है, सिकल कहते हैं इस तरह को। ठीक है, ये शेप को सिकल कहते हैं। हमारे रेड ब्लड सेल्स की शेप इस तरह से हो जाती है। स्टूडेंट्स अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो है उसकी जगह पर कोई और अमाइनो एसिड लग गया, तो हम पूरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है जो क्रिटिकल चेंज है ना लीडिंग टू सिकल सेल डिजीज, एक म्यूटेशन है जो कि एक सिंगल थायमिन की जगह पे एडेनिन आ जाता है। मतलब एक पूरी चेन थी ना, फर्स्ट करें एक चेन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे थायमिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पर गवानीन है। अब यहाँ पे थायमिन है ना, थायमिन की जगह पे क्या आ गया? एडेनिन आ गया म्यूटेशन की वजह से। अब स्टूडेंट्स जब यहाँ पे एडेनिन आया तो इससे जो प्रोटीन बनेगी वो भी चेंज होगी। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या होगा? ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ जाएगा? वैलिन आ जाएगा। जब नॉर्मल जो जीन है ना वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड होएगा, ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड है, उसकी जगह पे जब आके वैलिन लगेगा तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है कि नॉर्मल में हमारे पास क्या होता है, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसकी बीटा चेन के अंदर ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? बीटा चेन के अंदर ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाता है, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें हीमोग्लोबिन नहीं बनते और उनकी शेप जो है वो सिकल की तरह हो जाती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने इसको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसको जहन में रखना है। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो आपका एक डेफिनेशन है कि सेंट्रल डोगमा क्या होता है। सेंट्रल डोगमा स्टूडेंट्स वो अमल है जिसमें डीएनए जो है उसे आरएनए बनता है, फिर आरएनए से आगे प्रोटीन्स बनती हैं। ठीक है, मतलब जीन्स का अपने आप को एक्सप्रेस करना, जाहिर करना, इसे सेंट्रल डोगमा कहते हैं। सेंट्रल डोगमा के स्टूडेंट्स अब स्टेप्स की हेडिंग देते हैं। सेंट्रल डोगमा के दो स्टेप्स हैं, एक को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और एक को कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन में स्टूडेंट्स क्या होता है? सबसे पहले डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और फिर मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन्स का बनना स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये दोनों मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोगमा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको वर्डिंग में भी लिखा हुआ, अगर आप लोग इसको रीड करना चाहें तो आप लोग इसको रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप यहाँ पे ट्रांसलेशन का निशान भी लगा के दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग इसको रीड करना चाहें तो आपके बुक में इसको लिखा हुआ है, आप लोग इसे रीड भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। आपको पता है आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, आरएनए के 3 टाइप्स के मतलब आप लोगों ने ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ट्रांसफर आरएनए। आपको पेपर में आता है ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो स्टूडेंट्स ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप लोगों ने इसको एज इट इज़ जो है इसको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप लोग इसको एक दो मतलब प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को ये बनानी आ जाएगी। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक साइड पे 3' एंड बनाना है, एक साइड पे 5' एंड बनाना है। यहाँ पे ठीक है हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा देना आपने, ये टी लूप है, ये डी लूप है, यहाँ पे राइबोसोम की रिकॉग्निशन साइट है, एंटीकोडोन है, यहाँ पे एक्टिवेशन एंजाइम रिकॉग्निशन साइट। स्टूडेंट्स इस तरह से आपने इसको लेबल करके आपको 2 नंबर का शॉर्ट आता है कि ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर को जो है वो अच्छी तरह से ड्रॉ कर देना है। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, जहन में रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है स्टूडेंट्स? ये एक अमल है जिसमें क्या बनता है? डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। तो मैसेंजर आरएनए में बनना स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे जिस एंजाइम के जरिए होता है उसे आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। इसको भी देखते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो है ना स्टूडेंट्स, इसकी 3 टाइप्स हैं। एक हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1, एक होता है आरएनए पॉलीमरेज 2, एक होता है आरएनए पॉलीमरेज 3। अभी अलग अलग किस्म के आरएनए बनाते हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ इसके मतलब। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आप लोगों ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं बुक पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे जो है वो अलग एक एक लाइन की शक्ल में लिखे हुए, मैं आप लोगों को यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। आरएनए पॉलीमरेज 1 है ना जो स्टूडेंट्स, ये राइबोसोमल आरएनए को तैयार करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है ये मैसेंजर आरएनए को तैयार करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है ट्रांसफर आरएनए को तैयार करता है। पेपर में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि किस आरएनए के टाइप से कौन सा आरएनए राइबोसोमल आरएनए तैयार होता है। फर्स्ट करें, आपसे पूछता है मैसेंजर आरएनए को कौन तैयार करता है? आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 या आरएनए पॉलीमरेज 3। तो स्टूडेंट्स आप इसको ना एक निमोनिक्स याद रखें। ठीक है, मैंने आपको ये बनाया राना, ठीक है, आगे मोहम्मद और फिर टी से ताहिर। ठीक है, आपको तीनों राना, मोहम्मद, ताहिर। अब राना 1 है, मोहम्मद 2 है, ताहिर 3 है। अगर आपसे मोहम्मद आगे मैसेंजर आरएनए पूछ ले तो मोहम्मद से आपने एम जहन में लिखना है, और जो एम मैसेंजर आरएनए दूसरे नंबर पर है तो इसे आरएनए पॉलीमरेज 2 तैयार करेगा। अगर ताहिर पूछ पड़ करें ट्रांसफर आरएनए, टी से ताहिर
थर्ड नंबर पर है तो इसे आरएनए पॉलीमरेज 3 तैयार करेगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आप बताएं कि टेम्पलेट स्टैंड और ठीक है कोडिंग स्टैंड के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फ़र्क है वो सही नहीं लिखा हुआ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फ़र्क लिखा हुआ है, आपने इसको जहन में रखना है, इस फ़र्क को आपने कॉपी पे एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना है। ये टेम्पलेट स्टैंड की, ये जो टेम्पलेट स्टैंड है ना उसकी इन्फॉर्मेशन ये है और कोडिंग स्टैंड की इन्फॉर्मेशन ये है। टेम्पलेट स्टैंड को हम स्टूडेंट्स एंटी सेंस स्टैंड भी नाम देते हैं, जबकि कोडिंग स्टैंड का दूसरा नाम है सेंस स्टैंड। आपने इसको जहन रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसकी जो पोलैरिटी है वो 3' to 5' है, इसकी पोलैरिटी 5' to 3' है, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन में हिस्सा लेता है जबकि ट्रांसक्रिप्शन में हिस्सा नहीं लेता है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये वो स्टैंड है जिस पर आरएनए जो है वो ट्रांसक्राइब हो रहा है, जबकि इसमें जो है वो सीक्वेंस जो है वो सेम रहती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, आप लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे, आप लोगों को उसके 2 नंबर मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कि पेपर में पूछा जाता है टेम्पलेट स्टैंड और ठीक है कोडिंग स्टैंड के अंदर क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ स्टूडेंट्स उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ जो ट्रांसक्रिप्शन है ना वो स्टार्ट होती है आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट पर, जिसे हम प्रोमोटर कहते हैं, ठीक है। डीएनए टेम्पलेट स्टैंड इन प्रोकैरियोट्स विद इन प्रोमोटर 2 बाइंडिंग साइट्स हैं, इनका स्टूडेंट टीटी गासा, आप टीटी गासा से याद रखें, ठीक है। इसकी प्रोकैरियोट्स के अंदर -35 सीक्वेंस है और एक है ठीक है TAT है, टाटा एट टीटी गासा और टाटा एट, ये 2 सीक्वेंस आपने जहन रखनी है। थायामिन गवानिन एडिनिन साइटोसिन एडिनिन, ठीक है। और यहाँ पे थायामिन एडिनिन एडिनिन थायामिन। स्टूडेंट्स ये -10 सीक्वेंस है, ठीक है। -35 से मुराद ये है कि डीएनए है ना जिसको रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं वो 0 है, उससे अगर यहाँ पे देखें उससे पीछे उससे 35 पॉइंट्स पीछे इसे हम कहते हैं -35 सीक्वेंस, और उससे 10 पॉइंट्स पीछे -10 सीक्वेंस है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ये क्या होती है, जो टीटी गासा है ये -75 है और जो टाटा एट है -25 है। स्टूडेंट्स ये पेपर में एमसीक्यूज आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। वो आपसे पूछता है बताएं प्रोकैरियोट्स के अंदर टीटी गासा के सीक्वेंस क्या होगी, तो -35 होगी, ठीक है। आपसे पूछेगा प्रोकैरियोट्स के अंदर टाटा एट के सीक्वेंस क्या होगी, -10 होगी। यूकैरियोट्स के अंदर स्टूडेंट्स क्या होगी इसकी सीक्वेंस, -75 होगी टीटी गासा की और टाटा एट की क्या होगी -25। ये स्टूडेंट्स ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना, जहाँ पे उसे ये चीज़ें नजर आएंगी। एक फर्ज करें डीएनए का पूरा स्ट्रैंड है, उसके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन जहाँ पे उसे ये TA ठीक है और AT जहाँ पे उसे ये नजर आएगा वहाँ पे जाके एंजाइम अटैच हो जाएगा और वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा। आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। तो स्टूडेंट्स आपने जहन में रखना है, एक और चीज़ जहन रखनी है, वन ऑफ द सब यूनिट्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्ट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, कि जो ट्रांसक्रिप्शन है इसको स्टार्ट करवाने के लिए एक और चीज़ है जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर। ये डिसाइड करती है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन बबल की डेफिनेशन है, आपने ट्रांसक्रिप्शन बबल की डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद रखना है। स्टूडेंट्स यहाँ से द डीएनए स्ट्रैंड्स ओपन अप एट द प्लेस वेयर एंजाइम इज अटैच्ड टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर्मिंग ट्रांसक्रिप्शन बबल, द ट्रांसक्रिप्शन बबल मूव्स डाउन द डीएनए लिविंग द ग्रोइंग स्ट्रैंड प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द बबल। स्टूडेंट्स ये देखें डीएनए जहाँ से ओपन हो रहा है इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल, और ये जिस साइड पर टाटा एड ठीक है टीटी गास से टाटा एड सीक्वेंस होगी वहाँ पर राइबोसोम आकर अटैच होगा और वहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स के साथ जो है ठीक है यहाँ पे देखें आरएनए आपका बनना स्टार्ट हो गया है। अब फ्रेंड्स ये आरएनए बन रहा है और एक साइड से बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। ये जो दरमियान में बबल बनी हुई है ना इसे ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये मुसलसल आपको पता है डीएनए तो काफ़ी लंबा होता है, उससे कितना आरएनए बनेगा ये किस बात पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स ये इसके अंदर एक स्टॉप सीक्वेंस होती है, आपने इसको ध्यान रखना है। स्टॉप सीक्वेंस एट द एंड ऑफ द जीन जो है वो टर्मिनेट कर देती है, ख़त्म कर देती है मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस को। अब ये स्टॉप सिग्नल स्टूडेंट्स क्या है, ये सीरीज हो सकती है जीसी बेस पेयर, ठीक है, जीसी बेस पेयर्स की फॉलोड बाय सीरीज ऑफ 80 बेस पेयर्स। आपने इसको ध्यान रखना, मतलब गवानिन साइटोसिन इसकी मुसलसल गवानिन साइटोसिन आते जाएंगे और उसके बाद एडेनिन थायमिन के मुसलसल पेयर्स आते जाएंगे। अब जो आरएनए बनेगा ना इस रीजन में वो क्या बना देगा, जीसी हेयर पिन बना देगा, ठीक है, जिसके बाद जो है फॉलोड बाय ठीक है 1 और मोर ठीक है यूरासिल राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। जो हेयर पिन है काजेज आरएनए पॉलीमरेज टू स्टॉप सिंथेसिस। स्टूडेंट्स मैं आपको डायग्राम की मदद से दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये है देखें मुसलसल मैसेंजर आरएनए बन रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुसलसल जीसी बेस पेयर्स आ गए, आ रहे हैं ना, जीसी बेस पेयर्स। और स्टूडेंट्स इसके बाद देखें मुसलसल क्या आ रहा है, ठीक है, सीरीज ऑफ ठीक है यूरासिल न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस आ रही है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जो जीसी बेस पेयर्स है ना वो क्या बना देंगे स्टूडेंट्स, वो हेयर पिन बना देंगे, ठीक है, क्या बना देंगे, हेयर पिन बना देंगे। जहाँ पे हेयर पिन बन गई है वहाँ पे जो है वो टर्मिनेट हो जाती है मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स बुक से दोबारा देखें, यहाँ पे जैसे उसने बताया हुआ है, ठीक है, कि जो स्टॉप सीक्वेंस है जो जीन टर्मिनेट होती है मैसेंजर आरएनए पर, और वो स्टॉप सीक्वेंस क्या है, जीसी बेस पेयर्स हैं, ठीक है। उसके बाद 80 बेस पेयर्स आते हैं और जो आरएनए उस रीजन के अंदर बनता है वो जीसी हेयर पिन बनाता है और उसके बाद एक सीरीज होती है यू राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा और यहाँ तक आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको तैयार कर लिया होगा। स्टूडेंट्स उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ना जैसे ही जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर जैसे ही मैसेंजर आरएनए बन जाता है उसको फौरन से साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स में क्या किया जाता है, उस मैसेंजर आरएनए की हिफाजत के लिए कैप और एक टेल ऐड की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो कैप और टेल क्या है? द कैप है ना इज इन द फॉर्म ऑफ 7 मिथाइल जीटीपी की शक्ल में होती है, जो कि 5 प्राइम टू 5 प्राइम जुड़ती है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ। जबकि जो टेल है वो पोली ए टेल। पोली ए टेल का मतलब है बहुत सारे एडिनिन 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 एडिनिन। फर्स्ट करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस तरह से मैसेंजर आरएनए था, एक इसके टेल अटैच हो गया और इसके आगे हेड अटैच हो गया। हेड क्या है? 7 मिथाइल जीटीपी। तो स्टूडेंट्स ये आपसे एमसीक्यू में आता है, इसका हेड की क्या है? 7 मिथाइल जीटीपी, और टेल क्या है? पोली ए टेल। इस आरएनए के साइड पे लगा दी जाती है। अब इससे ये कि आरएनए सेफ है और ये एंड तक जो है वो सेफ चला जाता है और इसको कोई नुकसान नहीं होता। तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छी तरह से ज़हन में रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो जेनेटिक कोड है। जेनेटिक कोड क्या होता है? कम्बिनेशन है 3 न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, जो कि विच स्पेसिफाई पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, ठीक है, जो कि खास अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। देयर 3 न्यूक्लियोटाइड इन अ कोडोन। आपने यहाँ तक ज़हन में रखना है। एक कोडोन के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। या आप लोगों का एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, जेनेटिक कोड की डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आपने क्या करना है? स्टूडेंट्स आपने यहाँ से देखना है कि जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट कोड है और रीडिंग जो है वो कंटिन्यूसली होती है विदाउट पंक्चुएशन बिटवीन द थ्री न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। आपने इसको जहन में रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखना है कुछ हमारे पास जो है ना आउट ऑफ 64 कोडोन्स, हमारे पास टोटल कोडोन्स कितने हैं? 64। यहाँ आप लोगों का एमसीक्यू है। ठीक है, और उसमें से 3 कोडोन्स है ना स्टूडेंट्स, कौन कौन से? यूएए, यूएजी और यूजीए। स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने जहन में रखना है। यूएए, यूएजी, यूजीए ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते, इन्हें नॉन सेंस कोडोन्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो कोडोन्स है ना आमतौर पर जीन के एंड पर मौजूद होते हैं, इन्हें स्टॉप कोडोन्स भी कहते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? यहाँ तक आपका डेफिनेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपसे, वो पूछ सकता है नॉन सेंस कोडोन्स क्या होते हैं या स्टॉप कोडोन्स क्या होते हैं। तो आपने आसान है यूएए, यूएजी, यूजीए। ठीक है, यूएए, यूएजी, यूजीए। आपने इस तरतीब को ज़हन में रखना है। ये 3 न्यूक्लियोटाइड के एक सीक्वेंस है, इसको कोडोन का नाम देते हैं। और ये क्या है? ठीक है, इसको हम जो है इनको स्टॉप कोडोन्स या नॉनसेंस कोडोन्स का नाम देते हैं। आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद स्टूडेंट्स हर जीन जो है ना वो एक इनिशिएशन कोडोन से स्टार्ट होते हैं, जिसे एयूजी कहते हैं। ठीक है, जो कि मिथ्योनिन। मिथ्योनिन क्या है? एक अमाइनो एसिड है स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड है मिथ्योनिन, उसका कोड है एयूजी। अगस्त के नाम से आप जहन रखें, अगस्त, एयूजी। ठीक है, मिथ्योनिन को कोड करते हैं। तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। अब आपका एक और एमसीक्यू है कि हर प्रोटीन जो है वो किस अमाइनो एसिड से स्टार्ट होती है? मिथ्योनिन से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये टेबल बना हुआ है, यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको अमाइनो एसिड्स नजर आ रहे हैं। ये अलग अलग अमाइनो एसिड्स हैं और हर अमाइनो एसिड के लिए कौन कौन से कोडोन चाहिए होते हैं ये यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखें इसका मकसद क्या है? डीएनए से क्या बना? आरएनए बना। अब स्टूडेंट्स आरएनए से आगे प्रोटीन्स किस तरह से बनेंगे? प्रोटीन्स तो अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनती हैं। अब स्टूडेंट्स आरएनए के पास तो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। फर्ज करिए आरएनए इसके पास है यू, यू और यू, ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। ट्रिपल यू किसको डिटरमिन करता है? फिनाइल एलानिन को। मतलब फिनाइल एलानिन का अमाइनो एसिड है। जब इसके पास ये सीक्वेंस होगी ना तो राइबोसोम के पास आएगा। ये मैसेंजर आरएनए जब राइबोसोम के पास आएगा, राइबोसोम इस सीक्वेंस को रीड करेगा और इस जो कोड है ना इसको ट्रांसलेट कर देगा प्रोटीन के अंदर। इसी वजह से जो इस अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। वो जो जेनेटिक कोड है जो कोडोन की शक्ल में है, जो 3 कोडोन, जो ट्रिपलेट है कोडोन का ना, उसकी शक्ल में उसको प्रॉपर अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसे ट्रांसलेट कर दिया जाता है। इसी वजह से इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो एजीए है ना स्टूडेंट्स, क्या है? एजीए जो है ये स्पेसिफाई करते हैं आर्जिनिन को। किसको स्पेसिफाई करते हैं? आर्जिनिन को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपके 2 एमसीक्यू हो गए, आपको एयूजी का पता होना चाहिए और एक एजीए का पता होना चाहिए। एयूजी जो है मिथ्योनिन को स्पेसिफाई करता है और एजीए जो है ये आर्जिनिन को स्पेसिफाई करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछता है कि किस तरह से, ठीक है, व्हाई द स्टडी ऑफ जेनेटिक कोड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए शो दैट जेनेटिक कोड इज नॉट यूनिवर्सल। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने आंसर लिखना है कि यूजीए कोडोन है ना स्टूडेंट्स, आमतौर पर एक स्टॉप कोडोन है। हमने देखा था ना स्टॉप कोडोन 3 है, यूए, यूजीए और यूएजी। तो यूजी एक स्टॉप कोडोन है स्टूडेंट्स, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये स्टॉप कोडोन का काम नहीं करता, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका काम क्या है? मुख्तलिफ है। वहाँ पे वो क्या करते हैं? एक अमाइनो एसिड इसका नाम है ट्रिप्टोफान, इसको कोड करता है। ठीक है, जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूजीए कोड आएगा ना, वैसे हमारे नॉर्मल बॉडी के अंदर यूजी आएगा तो वहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, मैसेंजर आरएनए के सिंथेसिस को रोक दिया जाएगा, प्रोटीन्स के सिंथेसिस को रोक दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है? ट्रिप्टोफान को, वो एक अमाइनो एसिड इसका नाम है ट्रिप्टोफान, उसको कोड करता है। इसी तरह AUA है ना जो स्टूडेंट्स, वो मिथ्योनिन को रीड करता है। और मिथ्योनिन के लिए अभी हमने क्या पढ़ा था? AUG। ठीक है, जबकि इसके अंदर जो है मिथ्योनिन को कौन कोड करता है? AUA। ठीक है, वाज रीड एज मिथ्योनिन इंस्टेड ऑफ आइसोल्यूसिन। ठीक है, समझ आ रही है स्टूडेंट्स? इसके अंदर जो AUA है ये मिथ्योनिन को कोड करते हैं। हालांकि नॉर्मल सेल्स के अंदर जो AUA है ये किसको कोड करते हैं? आइसोल्यूसिन को कोड करता है। ठीक है, एंड AGA एंड AGG फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इंस्टेड ऑफ आर्जिनिन। हमें पता है कि AGA अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि आर्जिनिन को कोड करते हैं दोनों, लेकिन इसमें आर्जिनिन को नहीं बल्कि यहाँ पर ये आते हैं वहाँ पे टर्मिनेट कर देता है, खत्म कर देता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये स्टॉप कोडोन्स का काम करते हैं दोनों। आप लोगों ने इसको जहन में रखना, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद रखना। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप 1-2 मरतबा इसको प्रैक्टिस करेंगे, इनके कोड्स को समझ लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है।
स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन स्टूडेंट्स एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जाता है, काफ़ी लेंथी, इसमें से अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इतने को खास शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनते, बस आप लोगों को इसके एब्रीविएशंस का पता होना चाहिए। जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, पी साइड को हम पेप्टिडाइल साइड कहते हैं, साइड को अमाइनो एसिड साइड कहते हैं, ठीक है, और ई साइड को एक्सिट साइड कहते हैं, ठीक है। पी साइड पे क्या होता है स्टूडेंट्स, पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं यहाँ पे क्या होता है, अमाइनो एसिड ग्रुप अमाइनो एसिड आकर अटैच होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, अमाइनो एसिड जो है वो निकल जाता है, एग्जिट हो जाता है। आप लोगों को सिंपल इसके नाम पता होना चाहिए, और आप लोगों ने इसको वैसे आप लोगों ने इसको रीड कर लेना है। रीड अगर आप ना भी करेंगे तो भी है, क्योंकि इसके अंदर से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले जब आप इस चैप्टर को तैयार कर रहे हैं तो आप लोग इसके एब्रीविएशन ध्यान रखें, तो यही बहुत है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक और चीज़ ध्यान रखें कि जो दो अमाइनो एसिड्स हैं विच नाउ लाई एडजेसेंट टू ईच अदर, जो एक दूसरे के करीब पड़े होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन के अंदर जाते हैं, जिसे कैटलाइज करते हैं एक लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट। अब स्टूडेंट देखें, ये एक एंजाइम का काम कर रहा है, इस एंजाइम को कहते हैं राइबोजाइम। क्या कहते हैं, राइबोजाइम। हम कहते हैं ना ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे एंजाइम प्रोटीन्स नहीं होते, बल्कि कुछ एंजाइम्स जो हैं वो आरएनए भी होते हैं, और ये वाला एंजाइम है जो कि आरएनए नेचर है, ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। विच रिलीजेस द इनिशियल मेथियोनिन फ्रॉम इट्स ट्रांसफर आरएनए, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए फिर वही बात आ रही है कि मैंने आपको बताया था ना, हर प्रोटीन जो है मेथियोनिन से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे आपने यहाँ पर भी एक जो प्रोटीन है ना मेथियोनिन से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है राइबोजाइम को, इसको आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर नॉनसेंस कोडोन्स का दोबारा से जिक्र आ गया है, ठीक है। वो कहते हैं इलोंगेशन कंटिन्यूज इन दिस फैशन अंटिल अ चेन टर्मिनेटिंग नॉनसेंस कोडोन इज एक्सपोज, यूए। बाकी मुझे पता है कौन कौन से थे, यूजीए और यूएजी, ये नॉनसेंस कोडोन्स थे, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नॉनसेंस कोडोन्स क्या थे, वो अलग थे, आप लोगों ने उसको भी ज़हन में रखना है, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर वो आर्जिनिन को कोड करते थे, ठीक है, जैसे एजी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नॉनसेंस कोडोन था, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये आर्जिनिन को कोड करता है, तो आपने इसको ज़हन में रखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, समझ आ रही है ना, मतलब हमारी बॉडी की जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब हमारी बॉडी के बाकी सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा, तो आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है म्यूटेशंस का। म्यूटेशंस क्या होते हैं स्टूडेंट, चेंज ऑफ डीएनए को कहते हैं। इसमें आपको, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा पॉइंट्स बना के दिखा देता हूँ, आप लोग वहाँ से इसको देख लेना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे डीएनए के मुतालिक इन्फॉर्मेशन है कि जो डीएनए है ना हमारे सेल्स के अंदर, सबको इकट्ठा किया जाए, उनको लाइन अप किया जाए, तो स्टूडेंट तकरीबन 100 बिलियन किलोमीटर लेंथ बनती है, जो कि 60 टाइम्स है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू जुपिटर। या आपके केमिस्ट्री का आपने इसको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स म्यूटेशंस की दो क्लासिफिकेशन है कि क्रोमोसोमल एब्रेशन, ठीक है, क्रोमोसोम्स में तो तब्दीलियाँ आती है कि पॉइंट म्यूटेशन, जो बहुत छोटी तब्दीलियाँ होती हैं, ठीक है, उन्हें पॉइंट म्यूटेशंस कहते हैं। क्रोमोसोमल एब्रेशन से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, मेगा चेंजेस है, बड़े चेंजेस हैं, जिसमें क्या होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बन जाता है, एक क्रोमोसोम खत्म हो जाता है, ठीक है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में से, या चेंजेस आती हैं, डिलीट हो गया कोई क्रोमोसोम, इंसर्ट हो गया कोई चीज़, या इन्वर्ट हो गई कोई चीज़, उल्टी हो गई पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, सिंड्रोम्स हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, लाइनफिल्टर सिंड्रोम एक्सेट्रा। आप लोग इसको रीड करके आप लोग इसको अपनी, ठीक है, आप मेन से लिख के आप लोग इसको यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद आप नीचे वाली ये लिख दें, ठीक है, आप लोगों ने इसको रीड कर लेना है। तो बस स्टूडेंट्स पॉइंट म्यूटेशन इंपॉर्टेंट है। पॉइंट म्यूटेशंस क्या होती हैं, ठीक है, इफ़ अल्ट्रेशन जो हैं इन्वॉल्व्ड, अगर यहाँ से आप देखें इफ़ अल्ट्रेशंस जो हैं इन्वॉल्व ओनली वन और फ्यू बेस पेयर्स इन द कोडिंग सीक्वेंस, दे आर कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। अगर बहुत थोड़ी सीक्वेंस पे चेंजेस आएंगे तो इन्हें पॉइंट म्यूटेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकेटोनूरिया, ये दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फिनाइल देखें, इससे पहले हमने एक और बीमारी पढ़ी जिसे हम अल्केप्टोनूरिया कहते हैं, आपने दोनों को फ़र्क ज़हन में रखना है। ये सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकेटोनूरिया दोनों ही इस पॉइंट म्यूटेशंस के क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन जो है ना वो चेंज कर देती है अमाइनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड को किसकी जगह पे चेंज हो जाती है, वेलिन एट पोजीशन 6 फ्रॉम एन टर्मिनल एंड इन हीमोग्लोबिन बीटा चेन। और ये चेन किस में आती है, हीमोग्लोबिन बीटा चेन में आती है, जो उसका एन टर्मिनल है उसकी पोजीशन 6 पर। समझ आ रही है, जब ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन आता है तो जो हीमोग्लोबिन है वो सही तरह नहीं बनती, डिफेक्टिव बनती है, जिससे सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। और स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास दूसरी बीमारी है फिनाइलकेटोनूरिया, स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन फिनाइलकेटोनूरिया में क्या होता है स्टूडेंट्स, फिनाइल एलानिन है ना, जो फिनाइल एलानिन अभी एक अमाइनो एसिड इज नॉट डिग्रेडेड, ठीक है, ये टूटती नहीं है, क्यों, क्योंकि डिफेक्टिव एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज इसके अंदर मौजूद नहीं होता, एक एंजाइम है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, एंजाइम मौजूद नहीं होता, इसी वजह से फिनाइल एलानिन जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होती। फिनाइल एलानिन जो है वो फिर क्या होती है, जब वो टूटती नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको तोड़ने वाला एंजाइम ही मौजूद नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिनाइल एलानिन जो है वो जमा होती रहती है, एक्यूमुलेट होती रहती है सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, और ब्रेन सेल्स जो हैं वो सही तरह से जो है वो ग्रो नहीं कर पाते, और ब्रेन जो है वो डेवलप हो जाता है, डेवलप करने से नाकाम हो जाता है, ठीक है, सही तरह से डेवलप नहीं कर पाता इन्फेंसी कहते हैं बचपन के अंदर, ठीक है। और ये जो डिसऑर्डर है ना पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है, आपने इसको जहन में रखना है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो है वो चैप्टर सारा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, हमने इस चैप्टर को अच्छी तरह से डिस्कस किया। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं।
आपने उनको अच्छी तरह से तैयार करना है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स एक लेंथी चैप्टर था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं इसको एक लिमिटेड टाइम के अंदर कवर करूँ। हो सकता है आपको कुछ पॉइंट समझ में आए और हो सकता है कि आपको कुछ पॉइंट समझ में ना आए हों, ठीक है, ये भी टोटली मुमकिन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप लोग जो है बुक से अच्छी तरह से रीडिंग करके आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपको समझ में नहीं, आप उसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम्स आपके करीब हैं। तो आप लोग उन्हें अच्छी तरह से जब याद कर लेंगे तो आप एग्जाम के हवाले से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।